आवाज आ रही सबको? यस सर। यस सर। हाँ बोलो बेटा। सर माइटोजन मतलब? माइटोजेन। यस। माइटोजेन जो माइटोसिस को प्रोसेस को रोक देता है उसको माइटोजेन बोलते हैं, ओके सर। जो इनहिबिट कर देता है प्रोसेस को। ठीक है, यस। चलो यहीं पे थे अपन, माइटोसिस शुरू करा था हमने, है ना? बताओ, आवाज आ रही सबको? आवाज आ रही है नहीं जा रही है? यस सर। यस सर। यहीं शुरू करा था हमने माइटोसिस। यस सर। चलो यस सर। आगे देखते हैं माइटोसिस में। तो हमने देखा था, ये आप सबको पता है कि माइटोसिस को अपन क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, करेक्ट है ना? ठीक है, और इक्वेशनल क्यों बोलते हैं माइटोसिस को, ये बताओ। क्योंकि क्रोमोसोम नंबर इक्वल होते हैं। क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा? इक्वल रहेगा Equal पेरेंट्स रहता में है, और उनके parent और बच्चों daughter में। सेल में। ठीक है, चलो तो ये सब बातें हमने समझ लिया था कि माइटोसिस इज आल्सो नोन एज इक्वेशनल सेल डिवीजन और सोमैटिक सेल डिवीजन एट इज मोस्टली सीन इन सोमैटिक सेल। ये भी बता दिया था मैंने। फिर आपने ये भी देख लिया था कि एम फेज और माइटोटिक फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स। सारी बातें आपको पता है। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज रिस्ट्रिक्टेड और ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। बोला था कि इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है ना? लेकिन प्लांट में कहां देखने को मिलेगा आपको? बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल में। ठीक है, जबकि एनिमल में बस कहां देखने को मिलता है? डिप्लॉयड सेल में। आगे देखो, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज, ये भी बहुत बार हो चुका है। दो फॉर कन्वीनियंस ये भी बताया था कि माइटोसिस को हम 4 फेज में बांट के पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, क्लियर कट लाइन नहीं बना सकते अपन। ठीक है, सेल के अंदर एक्चुअल में द एम फेज स्टार्ट विथ न्यूक्लियर डिवीजन। और आपको पहले बता दिया था मैंने कि वेदर इट इज माइटोसिस और मियोसिस, पहले क्या होगा? पहले क्या होगा बताओ? कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस इज ऑलवेज फॉलोड बाय क्या? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, है ना? और इसके बाद क्या होगा आपका? साइटोकाइनेसिस, करेक्ट है ना? ठीक है, कैरियोकाइनेसिस क्या है बेटा? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सब लोग बोलो, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। चलो ठीक है, तो ये सब बातें हमने कर लिया था कि हमेशा सेल डिवीजन में पहले होगा आपका साइटोकाइनेसिस, उसके बाद ही होगा क्या आपका, सॉरी पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद ही क्या होगा आपका? कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, उल्टा बोल रहा हूं मैं। हाँ, तो पहले कैरियो फिर साइटो। अब आगे देखो, कैरियोकाइनेसिस जो अब हम पढ़ेंगे है ना, तो उस कैरियोकाइनेसिस को अपन 4 पार्ट में बांट लेते हैं। अभी मैंने बताया कि कोई भी पढ़ो, जैसे आप माइटोसिस शुरू करोगे, अभी हमारा शुरू क्या हो रहा? माइटोसिस। पक्की बात है 2 फेज में डिवाइड होगा। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं बेटा अपन? कैरियोकाइनेसिस। एक को बोलेंगे अपन साइटोकाइनेसिस। अब जो कैरियोकाइनेसिस है बेटा, ये कैरियोकाइनेसिस 4 फेज में डिवाइडेड होगा। पहला कौन सा होगा? प्रोफेज। दूसरा कौन सा होगा? मेटाफेज। एग्जैक्टली। तीसरा एनाफेज एंड द फोर्थ वन इज टीलोफेज। और जब यह चारों फेज कंप्लीट हो जाएगा बेटा, उसके बाद आपका अगला फेज होता है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये चारों कैरियोकाइनेसिस के फेजेस है, सब फेजेस है। कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और इसमें 4 आएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जब ये चारों कंप्लीट होगा तब क्या शुरू होगा बेटा? साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इतना क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। यस सर। चलो अगला है एम फेज कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसेसेस। पहले ही बता दिया, पहला कैरियोकाइनेसिस वेयर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस अकर्स, और कैरियन मींस होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस मींस मूवमेंट। सेकंड है आपका साइटोकाइनेसिस वेयर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अकर्स, है ना? देयरफॉर ड्यूरिंग एम फेज रीऑर्गेनाइजेशन एंड सेपरेशन ऑफ
all the components of the cell occur. तो इसमें होता क्या है, जो आपने इंटरफेज में सब कुछ डबल डबल कर लिया था, सब कुछ डबल डबल कर लिया था अपने इंटरफेज में, उसी का फिर से क्या होगा, अब रीऑर्गेनाइजेशन होगा और सेपरेशन होगा सबका, है ना. सेपरेशन मतलब क्योंकि अब इससे 2 सेल बनने हैं, तो एक सेल में हाफ मटेरियल चला जाएगा और दूसरे में क्या आ जाएगा बेटा, हाफ मटेरियल आ जाएगा. आ गया कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो. हाफ मतलब सब कुछ डबल डबल कर लिया था, तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे दोनों सेल में, अब जो नया 2 सेल बनेगा. चलो आगे देखते हैं. इसमें एम फेज इज ऑफ 2 टाइप्स, माइटोसिस एंड मियोसिस, आपको पता है ना. तो आज हम पहले देखेंगे माइटोसिस, जिसको इक्वेशनल सेल डिवीजन बोलते हैं, है ना, या इनडायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हैं, या सोमैटिक सेल डिवीजन बोलते हैं, सब इसका नाम है ना. ठीक है. माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल सेल डिवीजन और सोमैटिक सेल डिवीजन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है, सोमैटिक सेल्स में. पहली बात, माइटोसिस मीन्स क्या होता है बेटा, थ्रेड. ये किस थ्रेड की बात कर रहे हैं, बता दिया था मैंने आपको, किस थ्रेड की बात हो रही है, स्पिंडल फाइबर की बात हो रही है ना. माइटोस मीन्स थ्रेड, ओसिस मीन्स स्टेट, दैट इज हियर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टेक प्लेस. ऐसा ही स्पिंडल फाइबर आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, है कि नहीं, जल्दी बताओ. यस बोलो. सर. हाँ, सर मियोसिस में भी स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है ना? बिल्कुल होता है बेटा. मियोसिस में भी स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा, माइटोसिस में भी होगा, दोनों में होगा. मेरा क्वेश्चन ये था कि सेम स्पिंडल फाइबर आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, किसमें, बैक्टीरिया. है ना, है कि नहीं. यस सर. इसका मतलब यह है बेटा कि आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो. इसका मतलब यही है कि पढ़ाई लिखाई जीरो हो रही है आप लोगों का, बस. वो तो माइटोसिस होगा ना बैक्टीरिया में. तो बोलो ना, बोलने में क्या जा रहा है, जल्दी बोलो. तो इतना लेट से क्यों बोला जब मैं बोलना शुरू कर दिया मैंने. बेटा आपको बताया था ना बैक्टीरिया में किस टाइप का डिवीजन होता है, जल्दी बताओ तो. एमाइटोसिस. अब अमाइटोसिस का मतलब क्या है, इसमें क्या नहीं बनता है, स्पिंडल फाइबर. स्पिंडल फाइबर. तो कैसे बोल दिया कि बैक्टीरिया में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा. तो दिमाग खोल के लेक्चर में बैठो, मतलब ऐसे नहीं कि बस हाँ लेक्चर है तो बैठे हुए हैं. पहले क्या पढ़ा है हमने वो याद होना चाहिए हमें. मैंने आपको शायद पहले दिन लेक्चर में या दूसरे दिन बताया था कि जो चीजें मैं पढ़ा दूंगा उसको बाद में गलत बोलूंगा, याद है, बोला था मैंने, बोलो. बोला था कि जो चीजें मैं पढ़ा दूंगा उसमें गलत बोलूंगा और उसमें बहुत लोग गलती करोगे. आप देखो अभी गलती किया आपने. तो इससे यह पता चलता है क्यों ऐसा करता हूं, ताकि पता चल जाता है कि क्लास में पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है. आप लोग पढ़ा करो, रिवीजन करके आओ. बैक्टीरिया में अमाइटोसिस होता है. अ मींस विदाउट, माइटोस मींस थ्रेड, मतलब इसमें इस थ्रेड का फॉर्मेशन नहीं होता है. किस थ्रेड का, स्पिंडल फाइबर का. बाकी जो भी प्लांट एनिमल सेल्स है सब में बनेगा क्या आपका, स्पिंडल फाइबर. आई बात समझ, जल्दी बताओ. यस सर. Mitosis was first observed by Strasburger in plant cell and Walter Fleming in animal cell, है ना. स्ट्रासबर्गर ने प्लांट सेल में सबसे पहले माइटोसिस को देखा था, और आपके फ्लेमिंग ने किस में देखा था सबसे पहले, एनिमल सेल में ऑब्जर्व किया था. अभी तक माइटोसिस शब्द किसी ने यूज नहीं किया था. सबसे पहली बार माइटोसिस टर्म किसने यूज किया, वॉल्टर फ्लेमिंग ने. कब, 1882 में. मतलब आज जो हम माइटोसिस बोल रहे हैं ना, यह माइटोसिस शब्द सबसे पहले किसने कॉइन करा था, किसने दिया था, फ्लेमिंग ने, 1882 में. यहां तक क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ. यहां तक क्लियर है. यस सर. अब देखो डेफिनेशन ऑफ माइटोसिस. आप जानते हो माइटोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल 2 इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है. अब इसमें होता क्या है, जो 2 डॉटर सेल है आपस में भी बिल्कुल एक दूसरे के कॉपी होंगे और अपने पेरेंट को भी कॉपी होंगे. मतलब सब एक दूसरे जैसा ही दिखते हैं, एग्जैक्ट कॉपी दिखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है, तो वही लिख रहा है देखो. माइटोसिस इज अ प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल divides into 2 identical cells, है ना. ठीक है, these cells are identical to each other as well as to the parent. बता दीजिए सब एक दूसरे के जैसा ही होगा. It is a type of division in which already duplicated chromosomes या duplicated DNA, है ना, जो किस फेज में हुआ था डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, जल्दी बताओ. एस फेज. एस फेज में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बोला था और डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम बोला था, याद है, जल्दी बताओ. हाँ, तो duplicated chromosome are distributed into 2 daughter cells equally so that both the cells have the same number of chromosomes. अब आगे देखो बेटा, that's why mitosis is also known as equational cell division. That is, the daughter cells have the same number of chromosomes to their parents. आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया माइटोसिस में
कि यह अगर पेरेंट सेल है, इसके पास 46 क्रोमोजोम है, इससे 2 डॉटर सेल बनेगा, इसके पास भी कितने क्रोमोजोम होंगे? 46 46। इसीलिए माइटोसिस को क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। सही है ना? बताओ, बोलो। यस सर। क्या आज एनर्जी कम लग रही है? थक गए हो क्या सबके सब? अब यहां से देखो माइटोसिस, अब देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस को अपन 2 पार्ट में पढ़ेंगे, पहले ही बता दिया। पहला पार्ट कौन सा होगा बेटा? कैरियोकाइनेसिस। सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस, है ना? साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना? यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। और आपका दूसरा क्या है? कैरियोकाइनेसिस, दिस मींस डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 2 पार्ट में टूटेगा यहाँ पे, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला कौन सा पार्ट है? प्रोफेज। सेकंड वन इज मेटाफेज, थर्ड वन इज एनाफेज एंड फोर्थ वन इज टेलोफेज। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। यस सर। चलो आगे देखो। अब हम शुरू कर रहे हैं, कौन सा पहला फेज क्या शुरू करेंगे बेटा अपन? कैरियोकाइनेसिस, है ना? हाँ, कैरियोकाइनेसिस में पहले प्रोफेज देखेंगे, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, फिर अपन आएंगे किस पे? मेटाफेज। साइटोकाइनेसिस। हाँ, तो चलो। कैरियोकाइनेसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब एक बार कैरियोकाइनेसिस शुरू हो गया तो बीच में कहीं भी रुकता नहीं है, चलता रहता है। कैरियोकाइनेसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन विच अ पेरेंट न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होगा आपका? एक पेरेंट न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड होता है, एक न्यूक्लियस है, यह 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होगा। दिस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। देयर इज नो पॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस बट फॉर आवर कन्वीनियंस, है ना? हम अपने कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं? माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ताकि हम अच्छे से स्टडी कर सके सारे सेल में क्या क्या हो रहा है, हमने कैरियोकाइनेसिस को 4 फेज में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन? पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा आपका टीलोफेज। ठीक है। अब पहला हम देखेंगे प्रोफेज में क्या है? देखो, प्रो मीन्स क्या होता है बेटा? फर्स्ट, इसीलिए इसको फर्स्ट फेज बोलते हैं। एंड फेज मीन्स स्टेज, तो ये सबसे पहला स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का। कौन? प्रोफेज। उसके बाद देखो, द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग प्रोफेज। अब यहां से देखो, यहां से मैंने पीपीटी में ना अपने ही, मतलब जो आप क्या बोल सकते हो इसको, जो नोट्स है उसको कट कर करके इमेज के फॉर्म में डाला है। तो विजिबिलिटी बहुत प्रॉपर नहीं होगी, लेकिन इससे ये होगा कि नोट्स आपको टाइमली मिल जाएगा। आज जैसा कि मैं आपको इस पूरे चैप्टर का नोट सेंड कर दूंगा, ठीक है? आ रही बात समझ? तो सबके पास नोट्स होगा ऑलरेडी। जो नोट्स मैं भेजूंगा, सब लोग उसका करना क्या है आपको, कि ये हो सकता है सब लोग उस नोट्स का आप जेरोक्स करवा सकते हो सब लोग? जल्दी बताओ। यस सर। हाँ, यस सर, करवा सकते हो। हाँ, यस सर। बस आपको ये करना है बेटा, क्योंकि आपको जब मैं पढ़ाऊं ना तो सामने रखना बस हो। यहाँ पे भी रहेगा सेम नोट्स का, मतलब इमेज के फॉर्म में, लेकिन हो सकता है विजिबिलिटी इतना प्रॉपर नहीं हो, इसलिए मैं बोला कि सब लोग क्या करना कि उस नोट्स का जेरोक्स करवाना है। ऐसा ही करवाते हैं जब से ऑनलाइन चल रहा है बच्चा लोग का। आप जेरोक्स करवा के सामने रखोगे, मेरे ही नोट्स है, ठीक है? आप सामने रखोगे, यहाँ पे भी वो रहेगा, तो मुझे तो दिख जाएगा बहुत अच्छे से, आपको नहीं भी दिखेगा तो आपके हाथ में नोट्स रहेगा। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। हाँ, तो जो नोट्स मैं भेजूंगा, सब लोग अगले लेक्चर से पहले सब लोग उसकी एक कॉपी मंगवा लेना, जेरोक्स करवा के। सब लोग प्रिंट आउट करवा के या जेरोक्स करवा के आप आराम से मंगवा लेना। प्रिंट आउट करवा लेना, क्योंकि आपके पास सॉफ्ट कॉपी जाएगा, ठीक है? तो उसको प्रिंट आउट करवा के आप मंगवा लेना। तो देखो, कैरियोकाइनेसिस को पढ़ेंगे अपन। पहले प्रोफेज है, फिर आपका क्या है? मेटाफेज है, फिर आपका एनाफेज है, फिर आपका टीलोफेज है। अब थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता दूं। देखो, एक दो बातें क्या याद रखना आपको। प्रोफेज का जस्ट रिवर्स होता है कौन? टीलोफेज। प्रोफेज का जस्ट रिवर्स होता है कौन बेटा? टीलोफेज। मतलब प्रोफेज में जो जो काम हो रहा है ना, उसका जस्ट उल्टा काम होगा किसमें? टीलोफेज में। यह बात सबसे पहले पॉइंट अभी याद कर लो कि प्रोफेज में जो जो हो रहा है ना, प्रोफेज में जो जो हो रहा है उसका जस्ट उल्टा होगा किसमें? उसका जस्ट उल्टा किसमें होगा बेटा? टीलोफेज। यह बात याद रखोगे आप, ठीक है? अब प्रोफेज में सर होगा क्या क्या? मेन क्वेश्चन तो यही से बनता है कि प्रोफेज में होगा क्या क्या, ठीक है? अब मैं आपको दिखाता हूं, जरा ये बताओ।
यह देख पा रहे हो तुम लोग, पढ़ पा रहे हो, यस सर। Yes, sir. दिख रहा है सबको, है ना, विजिबल है, प्रॉपर विजिबल है ना, विजिबल है ना बेटा, जल्दी बताओ। हाँ सर। Yes, sir. हाँ चलो देखो, अर्ली प्रोफेज, सबसे पहले प्रोफेज को अपन कितने पार्ट में बांट देंगे बेटा? 3. 2 में हम बांटते हैं इसको। एक क्या है बेटा, जल्दी बताओ। 3 होता है ना early. देखो करने के लिए तुम 4 कर ले, उससे मतलब नहीं है, जो हमें पढ़ना है उसको समझो, ठीक है। हम एक ही में पढ़ेंगे, अर्ली और अर्ली लेट करने का भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि नीट में आपके क्वेश्चन अर्ली लेट करके नहीं आएगा, पहली बात, क्योंकि आप जो भी अच्छे स्टडी मटेरियल देखोगे उसमें सीधा प्रोफेज लिख देता है ना। हम अपने कन्वीनियंस के लिए उसको अर्ली, मिड, लेट, है ना, प्रोफेज में डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन हम अभी यहाँ पे कितना लेके चलेंगे, मिड वाला नहीं लेके चलेंगे। एक पॉइंट लिखा होगा मिड के बारे में, लेकिन सीधी बात आपको क्वेश्चन पूछेगा प्रोफेज में क्या क्या होता है, ऐसा नहीं पूछेगा अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोसेस, प्रोफेज, मिड प्रोफेज, है ना। क्वेश्चन क्या कहाँ आता है, सीधा प्रोफेज से, ठीक है। तो चलो देखो, प्रोफेज बांटने के लिए अपन 3 पार्ट में बताया, तो अभी तो बताया थोड़ी देर पहले कि ये कुछ भी ऐसा बटा हुआ नहीं है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर लिया है, ताकि हम स्टडी को प्रॉपर तरीके से कर सके, सिंपल सी बात है। तो प्रोफेज में क्या है, पहला अपन देख लेते हैं अर्ली प्रोफेज, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या क्या काम होगा यह आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है बेटा, जल्दी बताओ, क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। कंडेंसेशन ऑफ Condensation of chromatin fiber starts. तो ठीक है, दिख रहा है सबको, इसका मतलब यही चेक कर रहा था, दिख रहा है सबको बेटा, बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो Yes, तो sir. काम बन जाएगा। इससे क्या होगा ना, मेरी मेहनत आधी हो जाएगी यार। 3 बजे रात तक पीपीटी मेरे को टाइप करना होता है, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है। तो आप टाइपिस्ट के बगल में, क्योंकि वो टाइप कर नहीं सकता, उसको स्टडी मटेरियल दो, वो आपसे 4 बार फोन करेगा, सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो खुद से मैं टाइप करता हूँ इसको बैठ बैठ के, बहुत टाइम जाता है उसमें। तो मैंने आज सोचा खुद से कि ऐसे तो पीडीएफ डालता तो नहीं होता बेटा, लेकिन मैंने इमेज के फॉर्म में एक पेज को 2-2 पेज में कट कर करके इसको डाला यहाँ पे, तो सही आ गया। आपको दिखाई भी प्रॉपर दे रहा होगा, दे रहा है ना सबको, जल्दी Yes, बताओ, sir. है ना। Yes, हमें sir. पढ़ने से मतलब है कि हमारा कॉन्सेप्ट और नोट्स भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि सब मेरे पास बना हुआ है, पहले आपको बताया ना। अभी तो ऑनलाइन आ गया इसलिए पीपीटी, नहीं तो ऐसे नोट्स मेरे पास सारे चैप्टर का एकदम कंप्लीट बना हुआ है। आप आज बोलोगे तो सारे चैप्टर का भेज दूंगा मैं आपको। तो इससे क्या होगा ना, आज फुल चैप्टर का सेल साइकिल, सेल डिवीजन का नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। Yes. Yes, sir. हाँ, आपको क्या करना है, लेकिन ध्यान रखो, जब मैं नोट्स भेजू ना, उसको लिख लो अपने, मतलब ये तो है मेरे नोट्स, आप लिखोगे तो जानते हो लिखने के फायदा 2-3 फायदे हैं। अब मुझे होता था, तुम्हें होता है नहीं होता है। कुछ बच्चे क्या करता है, सीधा देखा एनिमल से लिखता चला गया, नहीं। जब लिखने से क्या होता है ना बेटा, कम से कम, बहुत कम आएगा ना, तो भी 20% बातें तो उसी समय दिमाग में बैठता है। एटलीस्ट लिखोगे तो नाम तो पता चल जाएगा, लिखा हुआ था असेंट्रिक, सेंट्रिक, ये सब वर्ड्स तो दिमाग में आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, जल्दी बताओ। Yes. तो लिखने का हमेशा फायदा होता है। तो यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, सबको लिखना है, जो भी नोट्स आपके पास पहुंचे, है ना, इन सबको आप अपना एक बायो का नोटबुक बनाओगे, ठीक है। उस बायो का नोटबुक में यू हैव टू राइट इट डाउन। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। तो लेकिन ये तो लेक्चर के बाद ही लिख सकते हैं। हाँ, लेक्चर के बाद ही क्यों लिख सकते हैं, आपको नोट्स सर लिखने के लिए, मतलब आपको नोट्स पूरा मिल जाएगा, तो लेक्चर के बाद लिखने की क्या जरूरत है, बताओ। सर मीन्स हमको भी समझ के लिखना होता है। क्या समझ के लिखना होता है सर, ऐसे कॉपी थोड़ी कर देंगे। तो कॉपी करने में क्या दिक्कत है यार, फिर तो उसको समझाऊंगा ही ना मैं। तेरे पास नोट्स होगा पहले से, बस बाकी सारा एक एक पॉइंट यहाँ पे लगाने का क्या मतलब है। इसको ना भी लगाओ तो भी मतलब मैं सारा समझा सकता हूँ। इसको यहाँ लगाने का मतलब क्या है कि जो नोट्स आपके हाथ में जाएगा, उसी नोट्स का पूरा लैंग्वेज मैं आपको यहाँ पे समझा पाऊंगा। आ रही बात समझ बेटा, जल्दी बताओ। यस। मैं तो ये भी कर सकता था ना बेटा, देखो मैं क्या कर सकता था, नोट्स आपको भेज दिया, मेरे को तो सब कुछ याद ही है, यहाँ पे मैं आपको इसको समझाना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें क्या होगा, मैं बोलूंगा वो लैंग्वेज, और नोट्स में वो थोड़ा फर्क आएगा। बच्चों को थोड़ा बाद में दिक्कत होगा कि सर पहले ही ठीक लगता था कि नोट्स का एक एक लाइन हमला कंप्लीट होता था, इसलिए मैं इस पे नोट्स लेके आता हूँ, ताकि आपको जो नोट्स मिले उसका एक एक लाइन में डिस्कस करता जाऊं। आ रही बात समझ। Yes, यस sir. सर। हाँ चलो, तो बेटा नोट्स लिखने में कोई बुराई नहीं, आप नोट्स लिख सकते हो। उस नोट्स को सामने रखो, और सामने जब रखोगे, जैसे मान लो ये पढ़ाने वाला हूँ, ये पेज खोल लो, एक एक पेज पढ़ा रहा हूँ, उसमें सामने नोट्स भी रहा है, जहां मैं बोल रहा हूँ कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, उसको ऐसे टिक भी कर लो। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बगल में इसको लिख लो, उसी नोट के पीछे में इसको भी लिख लो, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है बेटा, जल्दी बताओ। Yes, बोलो। sir. हाँ चलो देखो, तो अब अपन आते हैं टॉपिक पे। तो प्रोफेज में सबसे पहले क्या शुरू होगा बेटा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर स्टार्ट्स। अब यह क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर मीन सर, ये देखो आप,
यह मान लेते हैं सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और इसके अंदर क्या है, ऐसे बहुत थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे ऐसे करके, जो एकदम आपको विजिबल नहीं होगा। इसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? क्रोमेटिन। Chromatin. क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन फाइबर। और इसी क्रोमेटिन को आपको उसी दिन बताया था, इंटरफेज में जो क्रोमोजोम है उसी को क्या बोल देते हैं बेटा? क्रोमैटिन। आई बात समझ? जो क्रोमोजोम है ना, यही क्रोमैटिन जैसे ही एम फेज में एंटर करता है, एम फेज में, इसी को हम क्या बोलना शुरू करते हैं बेटा? जल्दी बताओ। Chromosome. क्रोमोजोम। आई बात समझ बेटा? जल्दी बोलो। Yes, sir. तो सर इसी में क्रोमोजोम क्यों नहीं बोल दिया? अरे बोल सकते हैं, लेकिन मोर प्रिसाइज टर्म कौन सा है? मोर प्रिसाइज टर्म कौन सा है इंटरफेज के लिए? क्रोमैटिन, है ना? आप देखोगे तो जब हम स्टडी मटेरियल या पढ़ाई करते हैं ना, तो इसको भी हम क्रोमोजोम बोल देते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मोर प्रिसाइज टर्म है क्रोमैटिन। तो सर क्रोमैटिन क्यों बोला? क्रोमैटिन इसलिए बोला, क्रोमा मींस कलर, इसका तो एक कलर होता है, जब हम देखेंगे क्रोमोजोम को डाई करते हैं तो कलर आ जाएगा, ठीक है? एक तो क्रोमा, और क्रोमैटिन मतलब ये थिन थ्रेड होता है, इतना पतला होता है ना इंटरफेज में, इतना पतला होता है कि आप इसको देख ही नहीं सकते हो। आ रही बात समझ बेटा? जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। तो कोई पूछे कि क्या इंटरफेज में क्रोमोजोम विजिबल है, तो क्या बोलोगे? No. नो सर। अभी तो बोला मैंने, इंटरफेज में क्या क्रोमोजोम विजिबल है? नो सर। No, नो sir. नहीं सर। है, ठीक है? इंटरफेज में बिल्कुल क्रोमोजोम विजिबल नहीं होता है बेटा, ठीक है? ठीक है, क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। Yes, sir. sir. अब देखो दूसरा पॉइंट, जैसे ही आपका एम फेज आता है, थोड़ा सा मैंने ब्रीफ करके बताया भी था आपको, यह जो लंबा सा मान लो थ्रेड है, एकदम पतला सा है, इसका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। कंडेंसेशन मींस वाटर लॉस, सब शुरू हो जाता है। अब वाटर लॉस सब होगा, आप ही देखो तो आपके स्किन से अगर पानी बहुत चला जाता है तो आपका स्किन सिकुड़ जाता है कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। Yes, sir. सिकुड़ता है ना? एग्जैक्टली सेम, ये लंबा सा थ्रेड है, इसमें कंडेंसेशन शुरू हो गया, लॉस ऑफ वाटर ये सब शुरू हो गया, तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा? ये कॉन्ट्रैक्ट, छोटा होना शुरू होगा। अब छोटा होगा तो थिक होगा या थिन होगा? जल्दी बताओ। Thick. ठीक होगा। थिक होते जाएगा, ठीक। है ना? तो जैसे ही कंडेंसेशन क्रोमैटिन का ठीक। शुरू हुआ ना बेटा, हाँ, तो ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे छोटा होते गया, छोटा। तो दो काम हो रहा है इस कंडेंसेशन के कारण। दो काम क्या हो रहा है कंडेंसेशन के कारण? यह क्रोमैटिन एक तो क्या होते जा रहा है बेटा? एक क्या होते जा रहा है? थिक। और दूसरा क्या होते जा रहा है? जल्दी बताओ। Visible. स्मॉल। ये दो काम होते जा रहा है। जैसे जैसे कंडेंसेशन आगे बढ़ता जाएगा, यह जो क्रोमैटिन है, यह एक तो छोटा होते जाएगा, और दूसरा क्या होता जाएगा बेटा? ये थिक होते जाएगा। अब एक चीज बताओ, यह बहुत पतला होता तब ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, या जैसे जैसे थिक होगा तब अच्छा दिखाई देगा? Thick होगा तब. ठीक होगा तो, है ठीक ना? होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रोफेज में आगे बढ़ेंगे, इस क्रोमैटिन की विजिबिलिटी क्या होगी बेटा? बढ़ते बढ़ जाएगी। जाएगी. क्लियर है बेटा इतना? जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो 1 मिनट पानी यस पीजिए। सर। चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहला काम मतलब ऐसे समझो ना, प्रोफेज का इंडिकेशन ही है। जैसे ही आपका क्रोमैटिन कंडेंसेशन शुरू हो गया, मतलब समझो कि कौन सा फेज शुरू हो गया बेटा? कौन सा फेज शुरू हो गया? Prophase. प्रोफेज शुरू हो गया। आई बात समझ? जैसे ही डीएनए का कंडेंसेशन, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन शुरू हुआ, प्रोफेज की शुरुआत हो गई। क्लियर बात है? सही है? जल्दी बताओ। सेकंड देखो, अर्ली प्रोफेज की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स, क्या लिखा हुआ है? जल्दी बताओ। Disappearing. डिसअपियरिंग, मतलब अभी डिसअपियर नहीं हुआ है, पूरी तरह से नहीं टूटा है। समझते जाओ बेटा, एक एक लाइन कॉन्सेप्ट बनेगा। ये देखो, यह सेल है या न्यूक्लियस है। आप जानते हो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। Yes, sir. सब लोग बोलो बेटा। न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अब देखो क्या है, ध्यान दो। यह सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है? अब पहले तो न्यूक्लियस के अंदर ही आप जानते हो क्रोमैटिन होता है, पता है? तो पहला काम क्या हुआ? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन स्टार्ट्स। पहली चीज स्टार्ट हुआ है, अभी चलता रहेगा। यहीं पे बता दूं, कब तक चलता रहेगा? ये कब तक चलता रहेगा? कब तक? जल्दी बोलो। मेटाफेज तक। Metaphase. कब तक चलेगा बेटा ये? Metaphase. मेटाफेज में आके क्या हो जाता है? Chromosomes. कंप्लीट कंडेंसेशन खत्म। मतलब यहाँ पे मेटाफेज में आके क्या खत्म हो जाता है बेटा? कंडेंसेशन खत्म हो जाता है। कंडेंसेशन खत्म मतलब क्रोमोसोम बिल्कुल एकदम बेहतरीन दिखाई देने लग जाएगा, एकदम, है ना? एकदम मस्त। ऐसे करके आप हर चीज काउंट कर पाओगे, उसका शेप देख पाओगे, स्ट्रक्चर देख पाओगे। बात समझ में आ रही है? साइज पता चलेगा,
मतलब क्योंकि कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब उसकी विजिबिलिटी सबसे बेस्ट हो चुकी है। आ रही बात समझ? चलिए बताओ। Yes, sir. चलो Yes, बेटा sir. आगे देखते हैं। तो इसको तो अब कोई पूछेगा नहीं, हम जब तक प्रोफेज पढ़ाएंगे एक काम तो लिख ही सकते हैं, मतलब जिसको नहीं भी याद हो ना, अर्ली प्रोफेज डेट एक काम तो लिख ही देना है, क्या? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज टेकिंग प्लेस, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज टेकिंग प्लेस। यह तो पूरा प्रोफेज में होता रहेगा, वेदर इट इज अर्ली वेदर इट इज लेट। तो फर्क क्या है सर? फर्क ये है कि अर्ली में दिखाई नहीं देगा, लेट प्रोफेज आते आते थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा बेटा, ये दिखाई देने लग जाएगा अच्छे से। लेट प्रोफेज आते आते यह दिखने लग जाता है, लेकिन पूरा मस्त कब दिखने लग जाता है बेटा ये? Metaphase. Metaphase. ठीक है, चलो। तो क्रोमैटिन का तो बता दिया मैंने। दूसरा काम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्ली प्रोफेज की बात कर रहे हैं, स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, मतलब कि पूरी तरह टूटा नहीं अभी ये पूरी तरह नहीं टूटा है, या धीरे धीरे मान लो फ्रैगमेंट होना शुरू होता है, ऐसे ऐसे टूटना शुरू होता है, अभी पूरी तरह नहीं टूटा है, टूटने का स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. अगला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडीज मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। इन सब का भी मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो गया। किसका किसका बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्जी बॉडीज का, है ना, इन सब का मेम्ब्रेन, क्या कि ये सब भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ना, आप जानते हो। तो इन सब का ही मेम्ब्रेन, जैसे न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हुआ, इन सब का ही मेम्ब्रेन क्या होगा? डिसअपियर होना शुरू होगा। देखो इतना बेहतरीन नोट्स है ना तुम लोग के पास, फालतू दिमाग नहीं लगाने का। कभी कभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक दो बात सुन लो। बायो में क्या होता है ना, अगर क्वेश्चन बनाना चाहे तो बहुत बिना सिर पैर का क्वेश्चन बन सकता है। अब जैसे हम सांस ले रहे हैं, तो सर सांस नाक से क्यों ले रहे हैं? क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? जल्दी बताओ। सर नाक से क्यों हमने सांस लेना शुरू किया? सर हाथ से क्यों खाते हैं अपन, है ना? सर हाथ से क्यों लिखते हैं? तो ये सब हो गया बे सिर पैर का क्वेश्चन, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो हम पूछने के लिए बहुत सारा फालतू क्वेश्चन दिमाग में भर सकते हैं, लेकिन याद रखो, आप अगर दिमाग में फालतू फालतू क्वेश्चंस भरोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो स्टिक टू द कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्सेप्ट पे स्टिक करो। हाँ, यहां से कुछ आपको लगता है क्वेश्चन अराइज होता है ना, वह लॉजिकल क्वेश्चन होगा। अब हम फालतू क्वेश्चन कुछ भी अपना, तो जो नोट्स में लिखा उसी पे स्टिक करना है, और एक बार इसको स्टिक करके देखो और पेपर लिख के देखो, सबके सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग हवा में बात नहीं करते हैं, अभी नहीं, 10 साल से सब, मतलब ठीक है। तो आप बस पढ़ाई करो अच्छे से, हाँ क्वेश्चंस लॉजिकल बनाओ। नहीं तो ऐसे करने के लिए होता है, एक दो बैच में पहले ना, मतलब ये सब सर कि इंटेस्टाइन में क्यों डाइजेशन हुआ सर? अरे भाई, इंटेस्टाइन में क्यों डाइजेशन हुआ? यह नेचुरल चीज है, हमें भगवान ने बनाया है ना, हमने बस उसकी स्टडी करी और बुक में लिख दिया। हमने शुरुआत करवाई थी इंटेस्टाइन में डाइजेशन? जल्दी बताओ, हमने शुरू करवाया? बोलो। No, sir. No, तो sir. जब हम पैदा होते हैं तब से होने लगता है ना, हमने बस क्या किया, उसका स्टडी करके लिख दिया बस, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऊपर से कंट्रोल है, जिसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है कि हम जिंदा क्यों हैं सर। तो हम साइंस में बताते हैं कि हाँ हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं। अब डाइजेशन वहीं पे क्यों होता है, रेस्पिरेशन वहीं पे क्यों होता है, इन सब क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है। उसको हमने स्टडी किया है, तब उसको बुक में डाला है, और उसी को हम आजकल स्टडी करते हैं। चलो आगे देखो, तो क्या क्या हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हुआ, बार बार बोल रहा हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो गया, गोल्जी बॉडीज भी डिसअपियर शुरू हो गया। अब एक से बता, तो अगर हम यह पढ़ रहे हैं बेटा, इसका मतलब हमारा टीलोफेज भी खत्म हो रहा है। टीलोफेज में क्या क्या हो रहा होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से क्या हो जाएगा? रीअपियर। Reappearing. एंडोप्लाज्मिक का मेम्ब्रेन फिर से क्या हो जाएगा? रीअपियर। Reappear. गोल्जी बॉडीज का मेम्ब्रेन फिर से क्या हो जाएगा? रीअपियर, है ना। आगे देखो, न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। चलो बता दो, आपने सेल चैप्टर पढ़ लिया है, न्यूक्लियोलस का लोकेशन। So inside nucleus. Yes. न्यूक्लियोलस का बता दो कहाँ सर होता जहाँ है? पे RNA बहुत सारा सिंथेसिस होता है वहाँ पे। चलो मेरे को बस इतना ही जानना था कि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है आपका? न्यूक्लियोलस होता है। Nucleolus. ठीक है, इतना ही जानना था मुझे अभी। तो न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, न्यूक्लियोलस भी क्या हो गया बेटा? डिसअपियर होना शुरू होता है। सेंट्रियोल स्टार्ट माइग्रेटिंग टू अपोजिट पोल्स। याद रखो, अब देखो ये सेल है बेटा, यहां देखो, दिस इज अ सेल, यह एक सेल है ना। आप जानते हो सेंट्रियोल हमेशा क्या होता है? सेंट्रियोल हमेशा क्या होता है बेटा? पेयर में होता है। किस में होता है? जल्दी बताओ। पेयर में। सेंट्रियोल हमेशा क्या होगा बेटा? जल्दी बताओ। Very Air.
पेयर, है ना। और Perpendicular. इसी सेंट्रियोल के आगे एक सब्सटेंस जब इसको कवर कर देता है तब इसी को क्या बोल देते हैं अपन? Centrosome. सेंट्रोजोम, And है ना। तो ये हमेशा याद रखने के लिए, एक सेल के अंदर सेंट्रियोल हमेशा पेयर में होता है। और पेयर में कैसे होता है बेटा? एक दूसरे से कितने डिग्री पे होता है? 90 90 डिग्री, 90 degrees. 90 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। अब देखो, दो सेंट्रियोल है ना, तो सेंट्रियोल का मान लो कि अभी यहाँ पे है, समझाने के लिए ऐसे बना रहे हैं, है ना। यह सेंट्रियोल एक इधर ही रुक जाएगा और एक सेंट्रियोल धीरे धीरे मूव करना शुरू कर दिया, किधर आ जाएगा? मान लेते हैं इसका एक पोल ए है और एक पोल यहाँ है, तो सेंट्रियोल स्टार्ट्स, मतलब अभी खत्म नहीं किया, यहाँ तक नहीं पहुंच जाएगा, यह अपनी जर्नी शुरू कर लिया, इधर मूव करना शुरू कर दिया, कहाँ पे आने के लिए? अपोजिट पोल। Opposite pole. क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। Yes. Yes, sir. चलो, तो सेंट्रियोल्स स्टार्ट माइग्रेटिंग टू अपोजिट पोल्स। अगला, सेंट्रियोल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टू टाइप ऑफ फाइबर्स। पहले सब क्वेश्चन पूछता था, अब आ रहा है ना, बोला था ना सेल चैप्टर में आओगे तो सब आपका क्लियर होगा। सेंट्रियोल दो फाइबर बनाना शुरू कर दिया, कौन कौन सा? स्मॉल फाइबर्स कॉल्ड एज एस्ट्रल रेज। सबको बेटा, बेटा विजिबिलिटी प्रॉपर है बेटा सबको? Yes, sir. चलो, स्मॉल फाइबर्स कॉल्ड एज एस्ट्रल रेज एंड लॉन्ग फाइबर्स आर कॉल्ड एज कौन सा? Spindle fiber. स्पिंडल फाइबर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बात बता दूं, जो भी लिखा हुआ है नोट्स में कुछ भी फालतू नहीं हो सकता है, बहुत मतलब करते करते कंडेंस करते 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 तब ये फाइनल नोट्स तैयार होता है, ठीक है। तो इसमें हर एक बात को याद रखना है। तो देखो, अब इस टर्म को समझ लो बेटा, बताया भी था आपको। ये देखो, सेंट्रियोल का मेन काम ही है क्या बनाना बेटा? क्या बनाना मेन काम है? Spindle fibers. Spindle स्पिंडल fiber. फाइबर। अब एक ने मेरे से पूछा था, सर प्लांट में तो सेंट्रियोल होता नहीं है, नहीं होता है ना बेटा, Yes, sir. तो वहां पे स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है? आपको एक बात बता दूं बेटा, इस पे तो अभी वैसे बनाने के लिए मैं बताऊंगा कैसे बनता है, लेकिन अभी आपको एक समरी में यहाँ एक बात बता दूं, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन प्लांट में कैसे होता है, इस पे अभी भी क्या चल रहा है बेटा? क्या चल रहा है जल्दी बताओ। जी सर। अभी इसके बारे में कोई बहुत वेल नोन डेटा या डॉक्यूमेंट या जर्नल अभी तक उपलब्ध नहीं है। आ रही बात समझ में बेटा? जल्दी बताओ। Yes, बोलो। sir. अभी इस पे प्लांट में कैसे स्पिंडल, कुछ लोग बोलता है कि कुछ रूडिमेंट्री होता है सेंट्रियोल का, प्लांट में भी वही बना देता होगा, है ना, लेकिन क्लियर कट कोई नहीं बता सकता अभी, क्योंकि इस पे रिसर्च अभी जारी है कि प्लांट में कैसे बनता होगा। क्या क्या बनता होगा बेटा? स्पिंडल Spindle फाइबर। fiber. Spindle क्लियर है fiber. बेटा? क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, है ना। Yes, sir. तो देखो, Yes, sir. तो सेंट्रियोल का काम ही है बेटा क्या बनाना? मेनली स्पिंडल फाइबर। Spindle और fiber. होप आप सबको पता है स्पिंडल फाइबर क्या करता है? डीएनए का सेपरेशन, याद है ना कैसे करवाता है? Yes, sir. Yes, sir. Opposite Kinetoforce, poles sir. together. हाँ एग्जैक्टली। चलो, तो ये दो टाइप के फाइबर बनाएगा, एक बनाएगा आपका स्पिंडल फाइबर और दूसरा बनाएगा आपका छोटा वाला फाइबर दैट इज कॉल्ड एस्ट्रल रेज, जो कुछ Astral डायग्राम में आपको सब दिख जाएगा। ये देखो, यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ देखो मैं तोड़ तोड़ के दिखाया हूँ, मतलब छोटा छोटा फ्रैगमेंट, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया बेटा? टूटना शुरू हो गया। यहाँ देखो ऐसे करके एरो करके दिखाऊं, सेंट्रियोल का क्या शुरू हो गया बेटा? मूवमेंट शुरू हो गया, है ना। बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियोलस क्या हो गया? ये डिसअपियर हो जाएगा। क्रोमैटिन का कंडेंसेशन शुरू हो गया आफ्टर अर्ली फेज, या अर्ली फेज में हुआ। अब सिंपल सी बात है, अर्ली फेज में जो जो शुरू हुआ था लेट प्रोफेज में उसको क्या कर देंगे बेटा? खत्म कर देंगे। complete. हमने क्या बोला था सर? सेंट्रियोल का माइग्रेशन शुरू हुआ था, लेट फेज में क्या होगा? सेंट्रियोल पहुंच गया अपोजिट पोल पे। सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियरिंग होना शुरू हुआ था, लेट प्रोफेज में आते क्या हो गया? पूरी तरह से वो Disappeared. डिसअपियर हो गया। हमने बोला था सर कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्गी बॉडीज का, ये सब का मेम्ब्रेन खत्म, अभी तक आते थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज सब गायब हो गया। आ रही बात समझ में? जल्दी बताओ, है ना। Yes, sir. दूसरा क्या हुआ कि जो एकदम थिन दिख रहा था क्रोमैटिन, है ना, वो आके थोड़ा बहुत अब क्या हो गया? देखो बेटा, विजिबिलिटी दिखने लग गया। आई बात समझ? अभी भी इसमें सेंट्रियोल ऐसा बहुत अच्छे से नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी वो क्रोमोसोम जैसा दिखने लग जाता है। आई बात समझ? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो देखो आगे, तो अब क्या हुआ? एनिमल सेल, अब ये पॉइंट है, वो बात तो हमने समझ लिया। एनिमल सेल इज नोन एज सेंट्रिक बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल। आप जानते हो एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, इसीलिए जो एनिमल सेल में डिवीजन होता है माइटोसिस को क्या बोलते हैं बेटा अपन? सेंट्रिक। Centric. सेंट्रिक मींस यहाँ पे सेंट्रियोल है। लॉन्ग फाइबर्स आर नोन एज स्पिंडल फाइबर्स मेड अप ऑफ कौन सा प्रोटीन? भूलेंगे नहीं अपन, Protein. टिब्यूलिन प्रोटीन। टिब्यूलिन, आप ऐसे समझो, देखो बच्चा लोग कंफ्यूज होता है 3 टर्म में। कभी कभी मैं बोलूं स्पिंडल फाइबर्स, रुक जाओ दूसरे कलर से लिखने दो। मैं बोलता हूं बेटा कभी कभी, हाँ यहीं पे देखो, मैं कभी कभी बोलता हूं बेटा स्पिंडल फाइबर्स, माइक्रोटिब्यूल्स,
फिर बोल देता हूं टिब्यूलिन, है ना। आपको एक बात बता दूं, स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल प्रोटीन दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, Tubulin. टिब्यूलिन। माइक्रोट्यूब्यूल्स इज आल्सो मेड अप ऑफ Tubulin. टिब्यूलिन। आप याद रखो, स्पिंडल फाइबर को कभी कभी हम माइक्रो ट्यूब्यूल्स बोल सकते हैं, या स्पिंडल फाइबर को ही क्या बोल देता है, टिब्यूलिन फाइबर। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। मतलब जो आपका स्पिंडल फाइबर है ये माइक्रोट्यूब्यूल से ही बना हुआ है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल खुद किससे बना हुआ है बेटा, किससे, Tubulin. Tubulin. तो ये सब सेम टर्म्स है, कंफ्यूज नहीं होने का। चलो, एनिमल सेल इज नोन एज सेंट्रिक बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल। लॉन्ग फाइबर्स आर नोन एज स्पिंडल फाइबर्स मेड अप ऑफ टिब्यूलिन प्रोटीन। भूलेंगे नहीं ये सब, मैं जहां पे बोल दूं कि भूलना नहीं है तो एकदम याद रखने का उसको। आगे, इन केस ऑफ हायर प्लांट्स देयर इज नो सेंट्रियोल एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, असेंट्रिक। Centric. देखो जिसमें सेंट्रियोल था एनिमल सेल में, इसलिए इसको क्या बोल दिया था बेटा, जल्दी बताओ, सेंट्रिक। Centric. अब क्योंकि प्लांट सेल में आपको पता है कि सेंट्रियोल नहीं होता है हायर प्लांट्स में, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, असेंट्रिक, है ना। सो एस्टर फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस, सो इट इज कॉल्ड एन एस्ट्रल। अब आपको अभी बताया था, चलो अब यहां पे पॉइंट आ गया, ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो। यह मान लो सेल है, ध्यान देना, सेंट्रियोल का काम देख रहे हैं अपन। एक सेंट्रियोल इधर आ गया, एक सेंट्रियोल यहां आ गया, मान लो। यह सेंट्रियोल दो फाइबर बनाता है, एक तो छोटा फाइबर बनाता है जो ऊपर की तरफ इसको इससे अटैच करके रखता है ऐसे करके। इस फाइबर को क्या बोलता है बेटा, Astral rays. एस्ट्रल लेज, है ना। और एक लॉन्ग फाइबर बनाता है ऐसे करके, इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्पिंडल फाइबर्स। Spindle fiber. क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्पिंडल Spindle. फाइबर्स। तो देखो यह दो फाइबर बनाता है, एक छोटा वाला फाइबर जो इसको सरफेस से अटैच करवाता है सेंट्रियोल को, उसको बोलते हैं एस्ट्रल लेज, और एक लॉन्ग फाइबर, इसका काम देखेंगे अभी, जिसको बोलते हैं अपन क्या बेटा, स्पिंडल फाइबर, है ना। अब देखो, अब देखो, प्लांट में तो सेंट्रियोल है ही नहीं, नहीं है ना, जल्दी बताओ, प्लांट में तो Yes. सेंट्रियोल नहीं है ना, जल्दी बताओ, नहीं है sir. है ना। तो उसमें क्या एस्ट्रल लेज का फॉर्मेशन होगा क्या, No sir. No, sir. इसीलिए क्योंकि प्लांट में एस्टर का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसीलिए प्लांट में जो डिवीजन होता है उसको क्या बोल देते हैं बेटा, एन एस्ट्रल। एन मतलब विदाउट एस्टर, है ना, एन एस्ट्रल होता है, क्योंकि सेंट्रियोल है ही नहीं, तो एस्टर कौन बनाएगा। आधी बात समझ में, जल्दी बताओ। Yes. अब देखो एस्टर किसको बोलते हैं भाई, जब आप देखो कितने एस्टर बन गए, देखो तो यहाँ देखो, सेंट्रियोल प्लस प्लस इसके एस्ट्रल लेज को मिला दो, तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एस्टर बोलते हैं। बात समझ में आई, किसको किसको मिला के, जल्दी बोलो, सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल लेज, सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल लेज दोनों को मिला दो तो क्या बोलते थे बेटा, जल्दी बताओ, एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो, एस्टर, है ना। तो कितने एस्टर का फॉर्मेशन हुआ, देखो तो, एक दो, Two. हुआ कि नहीं, जल्दी बोलो, है ना। तो देखो दोनों एस्टर और प्लस इसको मिला लो, स्पिंडल फाइबर, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, माइटोटिक Mitotic अपैरेटस और apparatus. स्पिंडल अपैरेटस। इस बात को नहीं समझे तो समझ जाओ, नहीं तो बाद में गड़बड़ होगी। क्या बोला मैं, देखो यह एक सेल है बेटा, इसमें कितने सेंट्रियोल, दो, दोनों अपोजिट पोल पे आ चुका है मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो यह क्या बना दिया, कौन सा फाइबर है, सब लोग बोलो, Astral rays. एस्ट्रल रेज बोलेंगे इसको, एस्टर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, एस्ट्रल। Astral rays. Rays. ये भी क्या है बेटा, Astral Astral rays. rays. एस्ट्रल रेज, है ना। अब देखो तो, और हमने अभी एक बात बताई आपको, क्या बताई, कि एस्ट्रल रेज प्लस सेंट्रियोल मिला दिया हमने, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, एस्टर। और astral rays और spindle fiber. सुनो, एस्ट्रल लेज और सेंट्रियोल को मिला दिया हमने, इन दोनों को, मतलब इन दोनों को मिला दिया, तो इस दोनों को मिला के क्या बोला, वन एस्टर। आगे देखो, इन दोनों को भी मिला दिया तो क्या बोला बेटा हमने, वन एस्टर। तो कितने एस्टर बन गए टोटल, देखो तो बेटा, दो एस्टर, है ना। इसीलिए बोला टू एस्टर प्लस, अब इसमें किसको मिला दो बेटा, बीच में कौन था, Spindle बीच fiber. में कौन था, स्पिंडल फाइबर, इसको भी मिला दो, तब इसको बोलते हैं अपन क्या, माइटोटिक अपैरेटस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, माइटोटिक अपैरेटस या स्पिंडल अपैरेटस। क्यों बोला, ये माइटोटिक अपैरेटस मतलब समझते हो ना, इंस्ट्रूमेंट, है ना, औजार, है ना,
ये तोप है किसके लिए? माइटोसिस के लिए। कैसे? क्योंकि यही मेनली गेम प्ले करेगा पूरे डीएनए के सेपरेशन में। आज बात समझ, जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. किसी को डाउट बेटा? किसी को डाउट? बोलो। No, sir. No, sir. कुछ नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक। हमने बोला प्रोफेज की शुरुआत हुई। देखो इसलिए मैं बोलता हूं कि बेटा कॉन्सेप्ट बनाओ। कॉन्सेप्ट बनाओगे ना तो पेजेस गिनने बंद कर दोगे, सब दिमाग में फिट होगा। हमने जो भी पढ़ा पिछले आधे घंटे में, है ना, आधा घंटा भी नहीं बोलो, 45 मिनट्स में, आप देखो उसको 3 मिनट में खत्म कर, 3 मिनट में नहीं लगेगा। हमने बोला कि भाई प्रोफेज होता है पहला फेज कैरियोकाइनेसिस का, और इसको हम फटाफट कर देंगे। कैसे? देखो सर, प्रोफेज में क्या होता है ना, सबसे पहले शुरुआती सबसे पहला लाइन तो यही यूज करना है। क्रोमैटिन का क्या शुरू हो गया बेटा? Condensation. कंडेंसेशन शुरू हो गया सर। उसके बाद सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया, है ना। उसके बाद अगला क्या हुआ बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी सब डिसअपीयर होना शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ बेटा? Nucleolar जो starts. सेंट्रियोल था वो भी मूव करना शुरू कर दिया। आगे जाके सेंट्रियोल क्या करेगा? एस्ट्रल लेज बनाएगा और बीच में स्पिंडल फाइबर बनाएगा। सबको मिला के हम बोलते हैं माइटोटिक apparatus या स्पिंडल apparatus। इतना ही पढ़ा है कि नहीं हमने? जल्दी बताओ। सर Yes, न्यूक्लियोलस वाला रह गया। क्या बेटा? Nucleolus वाला। हाँ, न्यूक्लियोलस मतलब वो भी डिसअपियर होता है, ठीक है ना। मतलब सम टोटल हमने यही पढ़ाई करी। फिर एक दो बातें हमने बीच में पढ़ ली कि क्योंकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रिक, है ना। क्या बोलते हैं? सेंट्रिक। और प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता इसलिए उसको क्या बोल देते हैं बेटा? ऑसेंट्रिक, है ना। दूसरी बात क्या पढ़ा हमने कि क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है तो एस्टर का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए उसके सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं अपन? एन। Ancestral. क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलिए बताओ। Yes, sir. चलो आगे। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंडिकेट्स द एंड ऑफ प्रोफेज। अब देखो, अभी हमने क्या बोला था? अर्ली प्रोफेज में बेटा शुरुआत हुई थी ना। जल्दी बताओ। अब जब न्यूक्लियोलस पूरी तरह से डिसअपियर हो गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसअपियर हो गया, मतलब समझो कि आपका कौन सा फेज खत्म हो गया? कौन सा फेज खत्म हो गया? Prophase. प्रोफेज खत्म हो गया। तो देखो लिखा भी हुआ है, इन अर्ली प्रोफेज द क्रोमोसोम्स आर क्लियरली विजिबल एज थिन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। इन मिड प्रोफेज द टू डॉटर क्रोमोसोम्स becomes shorter, thicker and more distinct due to continuous dehydration or removal of water, मतलब condensation, coiling and contraction। देखो अर्ली प्रोफेज में वो कैसा दिखाई देगा आपको? विजिबल होगा, लेकिन कैसा विजिबल होगा बेटा? कैसा? थिन थ्रेड लाइक। कैसे दिखाई देगा? जल्दी बताओ। थिन थ्रेड लाइक। तो यही लिखा हुआ है, इन अर्ली प्रोफेज द क्रोमोसोम्स आर क्लियरली विजिबल एज। विजिबल तो है लेकिन कैसा दिख रहा है? जल्दी बताओ कैसा दिख रहा है? थिन थ्रेड लाइक, है ना। जैसे जैसे मिड प्रोफेज आएगा, प्रोफेज में मिड प्रोफेज अर्ली क्या होता है? मतलब जब शुरुआत हुआ तो अर्ली बोला, थोड़ा टाइम बीत गया तो उसको मिड बोल दिया, और जब थोड़ा और बीत गया तो उसको लेट बोल दिया, है ना। तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं में आने का। देखो जैसे जैसे थोड़ा सा प्रोफेज आगे बढ़ा, जिसको मिड प्रोफेज आप बोल सकते हो, तो दो डॉटर क्रोमोसोम थोड़ा और एक क्या हुआ, जो क्रोमोसोम था और थोड़ा छोटा होता गया। क्या बताया? जैसे जैसे कंडेंसेशन आगे बढ़ेगा, जो क्रोमैटिन है क्या होते जाएगा बेटा? क्या होते जाएगा? शॉर्टर एंड थिकर, शॉर्टर एंड थिकर, शॉर्टर एंड थिकर। क्यों? क्योंकि वहां पे डिहाइड्रेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इन सब के कारण। वही लिख रहा है, इन मिड प्रोफेज the two daughter chromosomes become shorter, thicker and more distinct। more distinct मतलब थोड़ा और मोटा हो गया, तो थोड़ा अब लगता है कि क्रोमोसोम के शेप में आने लगा, ऐसे ऐसे। क्रोमोसोम अभी भी क्रोमोसोम पूरी तरह से नहीं बन रहा है, लेकिन लगता है कि यार क्रोमोसोम जैसा कुछ दिख रहा है। ये तो बिल्कुल भी क्रोमोसोम जैसा नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या? ये वाला दिख रहा No, है? sir. No, नहीं, sir. लेकिन मिड में आते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि क्रोमोसोम का शेप आ रहा है ना। उसके बाद देखो, इन द लेट प्रोफेज ऑल द क्रोमोसोम्स आर विजिबल लाइंग नियर द सेंटर, है ना। मिड मतलब लेट प्रोफेज में आते आते आपको ऐसा दिखाई देने लगता है, ऐसा। मतलब अब विजिबल हो गया पूरा, लेकिन अभी भी क्या ढंग से नहीं दिख पाता है बेटा? सेंट्रोमियर ये सब बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देता, फिर भी क्रोमोसोम का पूरा पता चलता है कि हाँ भाई ये क्रोमोसोम का शेप है, ऐसे क्रोमोसोम का शेप है। बस सेंट्रोमियर ये सब उतना विजिबल नहीं होता, लेकिन लगता है कि क्रोमोसोम है। तो जब पक्की बात है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्रोमोसोम की विजिबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? जल्दी बताओ। कंटिन्यूअसली क्या चल रहा है उसमें? Condensation. कंडेंसेशन। आगे समरी जो पढ़ाया उसी को अब एनसीईआरटी का लाइन सब, है ना। ये नोट्स ऐसे बनाया गया है कि पहले अपने से पढ़ लिए, अब एनसीईआरटी का लाइन है सब समरी में आपके। तो चलो समरी देखते हैं। सबको दिख रहा है बेटा? विजिबिलिटी प्रॉपर है? Yes, sir. हाँ,
इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग प्रोफेज, उसी का जो पढ़ा है ना, समरी है उसी का, वही लाइन रिपीट होगा एनसीईआरटी के शब्दों में। पहला, द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, है ना, टेक्स प्लेस एंड ड्यूरिंग कंडेंसेशन द डीएनए स्ट्रैंड्स गेट्स अनटैंगल्ड टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। मतलब क्या हुआ, प्रोफेज में पहला काम क्या शुरू हुआ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, और जो क्रोमैटिन ऐसे ऐसे था आपका, ऐसे ऐसे था, यह अनटैंगल्ड, अनटैंगल मतलब खुलना शुरू हुआ, अनवाइंड होना शुरू हुआ, और अब क्रोमोसोम का शेप लेना शुरू हुआ, जो माइटोटिक क्रोमोसोम बनेगा अभी, है कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। तो पहला काम क्या हुआ बेटा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, अभी भी वही पढ़ा हमने। सेकंड, ईच क्रोमोसोम अपीयर्स डबल एंड कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स ज्वाइंड बाय सेंट्रोमियर। याद करो, तो याद करो, एस फेज में दो सिस्टर क्रोमैटिड का फॉर्मेशन हो गया था कि नहीं? Yes, ये sir. बताओ, हो गया था कि नहीं? ऐसे एस फेज से पहले कैसा था क्रोमोसोम, ऐसे था सिंगल, जीवन में ऐसे था, एस फेज में जाके ऐसे हो गया था कि नहीं बेटा? जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। अरे एस फेज में यही अपना कॉपी कर लिया था, जब कॉपी कर लिया था इसी दोनों को क्या बोलते हैं अपन, सिस्टर क्रोमैटिड। क्रोमैटिड्स, यही बोलते हैं ना? जल्दी बताओ बेटा, बोलो। सर बट Yes, sir. क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही रहता है ना? तो क्रोमोसोम नंबर कौन बोला कि बढ़ गया? सब क्रोमैटिक, ओके सर। ऐसा कौन बोला कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया? बोलो। नहीं सर, वो मुझे ऐसा मतलब लगा, ए में मतलब इसमें तुमको, इसमें एक क्रोमोसोम, इसमें दो नहीं क्रोमोसोम नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर, वो क्रोमैटिक मुझे ऐसा कंफ्यूज हो गया। तो कंफ्यूज क्यों हो जाता है भाई? इसलिए तो बोलता हूँ रिवीजन कर, अभी तो पढ़ा था कि जब तक सेंट्रोमियर का पोजीशन सिंगल है तब तक इसको कितना क्रोमोसोम बोलेंगे बेटा? वन क्रोमोसोम। वन। एक ही बोलेंगे। तब बस क्या हुआ, इस क्रोमैटिड का डुप्लीकेशन हो गया, यही तो होता है इस फेज में, यह एक डीएनए मॉलिक्यूल था, अब दो हो गया, यही पढ़ा था ना, जाकर रिवीजन करो, ठीक है? यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो देखो, तो देखो यह काम तो हो चुका है इस फेज में ही, ऐसा फॉर्मेशन इस फेज में हो चुका है, मतलब एक क्रोमोसोम में कितने सिस्टर क्रोमैटिड बन जाते हैं इस फेज में? कितने? दो। ये काम तो उसी में हो जाता है, लेकिन यह दिखाई कब देता है बेटा? कब आके दिखाई देता है? ऐसा ही दिखाई कब देना शुरू करेगा? प्रोफेज में। आई बात समझ? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. वही लिख रहा है, ईच क्रोमोसोम अपीयर्स डबल, अब यह डबल डबल दिखना शुरू हुआ, ईच क्रोमोसोम, है ना, मतलब दो सिस्टर क्रोमैटिड के साथ, कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स ज्वाइंड बाय सेंट्रोमियर। देखो, दो सिस्टर क्रोमैटिड और एक सेंट्रोमियर। तो बताया तो कि प्रोफेज के लास्ट आते आते आपको पूरी तरह से दिखाई देना शुरू होगा आपको क्रोमोसोम्स। बहुत अच्छा, और दिखाई कब देगा? किसमें जाके? मेटाफेज में। Metaphase. ठीक है, अब देखो, each chromosome appears double and consists of two sister chromatids joined by centromere. Their ends are not visible. क्या बोला कि ठीक है विजिबिलिटी आ गई है, लेकिन अभी भी इसके एंड ऐसा बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देगा आपको, ये सब है ना, अच्छे से दिखाई नहीं देगा। मतलब अब दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई क्रोमोसोम का शेप है ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन इसका एंड अभी भी ब्लर होगा। यह सब अभी एंड जो है ना, अभी भी प्रोफेज में दिखाई नहीं देगा। तो यही तो अब जाके कब पूरा क्लियर दिखाई देना शुरू करेगा? किस फेज में? मेटाफेज। मेटाफेज में। तो सिंपल सी बात है, कंफ्यूज नहीं होने का। सर क्रोमोसोम कितना दिखाई देता है प्रोफेज में? तो बेटा प्रोफेज खत्म होते होते क्रोमोसोम पूरा अच्छे से दिखाई देने लगता है। बस क्रोमोसोम का क्या दिखाई नहीं देता है बेटा? एंड्स। जो एंड होगा ना, एंड सभी भी सर अच्छे से विजिबल नहीं होता, बाकी ये सब पार्ट दिखने लग जाता है। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, बोलो। Yes. आगे आगे, their ends are not visible during early prophase, therefore the chromosomes appear like a ball of wool। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, कि किस स्टेज को अपन स्पाइरिम स्टेज बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? जल्दी बताओ, किस स्टेज को क्या बोलते हैं अपन? स्पाइरिम। स्पाइरिम मतलब होता है, जो आपने देखा है कभी घर में, अब पता नहीं तुम लोगों ने देखा होगा कि नहीं, कॉटन या वुल का आपने देखा होगा, जो ऊन होता है वुल, उसका जब ऐसे ऐसे कर देते हैं, देखा है आपने? गोला Yes, बना देते हैं तो, है ना, वैसा ही नजर आता है आपको अर्ली प्रोफेज में पूरा। कौन? क्रोमैटिन। इसीलिए तो बोला मैंने कि द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेक्स प्लेस, ड्यूरिंग कंडेंसेशन द डीएनए स्ट्रैंड्स गेट्स अनटैंगल्ड, खुलना शुरू होता है। नहीं तो अर्ली प्रोफेज में देखोगे ना, तो ऐसा नजर आएगा क्रोमैटिन, ऐसे 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 नजर आएगा पूरा, है ना, एक कॉटन वूल की तरह नजर आएगा आपको। बॉल ऑफ क्या नजर आएगा? आई बात समझ? जल्दी बोलो, बोलो। और Yes, क्योंकि sir. क्योंकि अर्ली प्रोफेज में
क्रोमैटिन ऐसा नजर आता है, इसीलिए इस टर्म के लिए एक शब्द यूज किया गया जिसको क्या बोला हमने, कौन सा स्टेज, स्पाइरिम स्टेज। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि माइटोसिस के किस फेज को हम स्पाइरिम स्टेज बोल सकते हैं, तो क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, अर्ली Prophase. अर्ली प्रोफेज। किसको बोलते हैं बेटा, अर्ली Early प्रोफेज। prophase. जैसे जैसे प्रोफेज आगे बढ़ता है ना, यह बॉल अब खुलता जाता है, अनटेंगल्ड होते जाता है, और यह किसका शेप लेने लगता है, किसका शेप लेने लगता है, क्रोमोसोम का। Chromosome. इसका शेप लेने लगता है बेटा, क्रोमोसोम का। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। हाँ, तो इसी फेज को अपन स्टाइरिम फेज भी बोलते हैं, सीन ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज को हम स्पाइरिम स्टेज बोलते हैं। आगे देखो, सेंट्रोजोमल मतलब सेंट्रियोल्स की बात कर रहा है। सेंट्रियोल्स व्हिच हैज अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटर फेज। आप जानते हो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किस फेज में हुआ था बेटा, एस S एस फेज phase. में। बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, आपने देखा, ये पढ़ ही लिया हमने। आगे, ईच सेंट्रियोल रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर। पहले ही बता दिया कि कोई एस्टर बोले, कोई स्पिंडल फाइबर बोले, सब किससे बना हुआ है बेटा, सब किससे बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल से। और इस सब में कौन सा प्रोटीन मिलेगा, कौन सा प्रोटीन, Tubulin protein. ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में जाके कि सर एस्टर में लिखा हुआ था माइक्रोट्यूब्यूल्स, एस्टर हो स्पिंडल फाइबर हो सब माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, और इस सब में कौन सा प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। Yes, sir. अब देखो, अब देखो, ईच सेंट्रोजोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर। आपको बता ही दिया कि ऐसे है, यह आपका ये है, ये ऐसे करके निकालना शुरू किया माइक्रोट्यूब्यूल, दैट इज कॉल्ड एस्टर। ये भी अपना निकालना शुरू करेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर। द टू एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स माइटोटिक apparatus और स्पिंडल apparatus। बताने की जरूरत है, जल्दी बताओ, बोलो। दोनों एस्टर को मिला दो और स्पिंडल फाइबर को मिला दो, सबको मिला दो, तब मिलके इस पूरे apparatus को क्या बोलते हैं बेटा, माइटोटिक Mitotic apparatus। apparatus. क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes, sir. आगे, इन एनिमल सेल्स माइटोसिस इज कॉल्ड एम्फीएस्ट्रल। एम्फी मींस क्या होता है, जल्दी बताओ। एम्फी मींस टू। Two. अरे क्या पढ़ा है तुम लोग, एम्फीबियन। एम्फी मतलब क्या होता है बेटा, दो। एम्फीबियन किसको बोलते हैं, जो दो जगह रह सकता है, लैंड पे भी और पानी में भी। तो एम्फी मींस दो, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे स्पिंडल दो एस्टर से जुड़ा हुआ है, देखो ना, एक ऊपर की तरफ भी जुड़ा हुआ है स्पिंडल फाइबर, और एक नीचे की तरफ भी जुड़ा हुआ है एस्टर से। दो जगह जुड़ा हुआ है कि नहीं एस्टर से, जल्दी बताओ। Yes, sir. नो, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्फी एस्ट्रल, बिकॉज स्पिंडल इज एसोसिएटेड विथ टू एस्टर्स। अब जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा बेटा, उसको कुछ नहीं किया जा सकता। देखो आप, सिंपल सी बात है। इसके लिए यह, इसलिए मैंने शुरू में बोला कि इसके लिए क्या समझना जरूरी होगा, एस्टर किसको बोलते हैं, क्या समझना जरूरी होगा बेटा पहले, जल्दी बताओ। एस्टर है ना, तो आपको पहले ही बता दिया एस्टर किसको बोलते हैं, बहुत सिंपल सा है। यह सेल है, एक मिनट, ये देखो, ये सेल है, सेल के ऊपर सेंट्रियोल है, इधर इधर। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स या फाइबर्स बनने शुरू हुए, इसी को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, एस्ट्रल रेज। इधर ये बनना शुरू हुआ, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, एस्ट्रल रेज, है ना। और ये दोनों एस्ट्रल रेज जो बना, यह कंप्लीट स्ट्रक्चर कौन, एस्ट्रल रेज प्लस यह सेंट्रियोल है, यह सेंट्रियोल है, और यह एस्ट्रल रेज है। एस्ट्रल रेज प्लस सेंट्रियोल को क्या बोल देते हैं बेटा, जल्दी बताओ। Extra. एक एस्टर बोलते हैं। फिर इधर भी सेम है, इसको भी बोल देंगे एक एस्टर। तो कितना एस्टर बन गया, दो। Two ester. दो एस्टर और प्लस इससे जो दोनों साइड से जुड़ा हुआ है कौन, आपका स्पिंडल Spindle फाइबर। fiber. इस दोनों को मिला के बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। अब देखो, स्पिंडल फाइबर कितने एस्टर से जुड़ा हुआ है, ऊपर एक नीचे एक, दो एस्टर से जुड़ा हुआ है कि नहीं, जल्दी बताओ, Yes, है ना। sir. तो इसीलिए एनिमल में जो सेल डिवीजन होता है उसको क्या बोल देते हैं अपन, एक नया टर्म, एम्फी Amphiestral. एस्ट्रल, क्योंकि ये दो दो जगह एस्टर से जुड़ा हुआ है स्पिंडल फाइबर। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ, Yes, है ना। sir. In animal cells, mitosis is called amphiestral because spindle is associated with two esters. In plant cell, mitosis is called anastral, क्योंकि उसमें क्या नहीं प्रेजेंट होता है, एस्टर फॉर्मेशन होता ही नहीं है उधर। एस्टर फॉर्मेशन क्यों नहीं होता बेटा प्लांट सेल में, जल्दी बता दो। सेंट्रियोल नहीं होता ना। सेंट्रियोल नहीं होता है उसमें, ठीक है। अब देखो, सेल्स इंपॉर्टेंट करके है, सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रोफेज के लास्ट तक ये सब गायब हो चुका है, बताया ना। गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस,
सब गायब हो जाएगा। आई बात समझ? प्रोफेज के लास्ट तक आई बात समझ? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. इफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस, अगर माइटोसिस के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जाता है तो वैसे माइटोसिस को बोलते हैं अपन यू माइटोसिस, EU, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस, है ना। इफ माइटोसिस इज इंट्रा न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट, देन इट इज कॉल्ड एज प्री माइटोसिस। ध्यान रखो, मेनी प्रोटिस्टर फंजाई। यहाँ पे आपने एक बार अमाइटोसिस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहता है? इंटैक्ट रहता है, टूटता नहीं है। पढ़ा था ना? जल्दी बताओ। Yes, बोलो। sir. Sir. अब यहाँ पे देखो, माइटोसिस में प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में क्या होता है? अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे अभी देखा हम लोगों में डिसअपियर हो जाता है, इफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस, तो वैसे माइटोसिस को अपन बोलते हैं यू माइटोसिस या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो चला गया तो इसलिए बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। इफ माइटोसिस इज इंट्रा न्यूक्लियर, अगर माइटोसिस न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, मतलब कि ये टूटा नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटा, ऐसे माइटोसिस को क्या बोलते हैं बेटा? प्री माइटोसिस। सिंपल सी बात सर, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगा वैसे माइटोसिस को बोलेंगे यू माइटोसिस या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। जिसमें सर नहीं टूटता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इंटैक्ट रह जाता है, उसको बोलते हैं प्री माइटोसिस, जो किसमें देखने को मिलता है? मेनी प्रोटिस्टेड फंजाई। हम लोग में कौन सा माइटोसिस देखने को मिलता है? यू माइटोसिस। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। देखो ये अर्ली प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज में आप देख रहे हो कि ये आपको थ्रेड जैसा नजर आ रहा है, कुछ भी विजिबल नहीं है। जैसे जैसे लेट प्रोफेज आया, अब थोड़ा सा क्रोमोजोम जैसा दिखने लगा कि नहीं? देखो तो दिखना शुरू हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes. है ना? बोलो Yes. बेटा। हाँ ठीक है। अब देखो, अब हमने खत्म कर लिया क्या? प्रोफेज। अब प्रोफेज कोई पूछेगा कि क्या क्या हुआ, चलो प्रोफेज क्या क्या हुआ बताओ। अर्ली में आते हैं। Chromatic. पहले अर्ली में 2-3 बात ही बोलना है। क्या क्या बोलना है? कंडेंसेशन क्या हो गया बेटा? Condensation of Condensation of starts. chromatin. कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, स्टार्ट्स Golgi apparatus and डिसअपियरिंग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडीज का मेम्ब्रेन अभी खुद डिसअपियर नहीं हो रहा है, सबका मेम्ब्रेन पहले हट रहा है। ये सब भी क्या होता है? स्टार्ट्स क्या? डिसअपियरिंग। मतलब सिंपल बात, ये सब सर में स्टार्ट सारे लगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल डिसअपियर होते हैं ना क्या बेटा? सर? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन भी हाँ डिसअपियर सब जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ना, सब डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात Yes. समझ? हाँ देखो, उसके बाद ये सब आपका क्या हो गया? स्टार्ट डिसअपियरिंग। तो अर्ली में जो जो स्टार्ट्स लिखेंगे ना, लेट में जाके उन सबको क्या कर देंगे बेटा? कंप्लीट कर देंगे। कंडेंसेशन जैसे ए वाला कंप्लीट नहीं करना। कंडेंसेशन कब कब जाके कंप्लीट होता है? किस फेज में? Metaphase. मेटाफेज। बाकी metaphase. सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर हो गया, मतलब न्यूक्लियस ही डिसअपियर हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ मेम्ब्रेन डिसअपियर हो था, वहां पे जाते जाते पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो गया। गोल्जी बॉडीज डिसअपियर हो गया, है ना, लेट प्रोफेज में। फिर हमने क्या देखा था? सेंट्रियोल स्टार्ट्स मूविंग। सेंट्रियोल यहीं पढ़ा था ना? जल्दी बताओ। सेंट्रियोल स्टार्ट्स मूविंग, तो अर्ली में स्टार्ट किया और लेट में जाते जाते क्या कर गया? दोनों दो पोल पे पहुंच गया और किसका फॉर्मेशन कर लिया बेटा? एस्ट्रल लेज, इधर एस्ट्रल, और बीच में किसका फॉर्मेशन कर लिया? Spindle fiber। fiber। ठीक है, तो लेट प्रोफेज का सिग्नल क्या है? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाए, एंडो सारा ऑर्गेनल गायब हो जाए, है ना, तो हम समझ जाते हैं कि लेट प्रोफेज क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया। आई बात बात समझ में आई? अब इसके बीच बीच में कुछ कुछ टर्म है, जैसे कि क्या क्या टर्म हमने पढ़ा? एन एस्ट्रल कब बोलेंगे? प्लांट सेल में जो माइटोसिस होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? एन एस्ट्रल, क्योंकि उसमें क्या? एस्ट्रल का फॉर्मेशन नहीं होता है। एनिमल सेल में जो होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? एम्फी एस्ट्रल, है ना। फिर अगला एक टर्म अलग से क्या देख लिया? एस्टर किसको बोलते हैं सर? और फिर क्या देख लिया हमने? क्या? माइटोटिक apparatus किसको बोलते हैं? जल्दी बताओ। ये सब क्लियर है सबको? जल्दी बोलो Yes, sir. Yes, बेटा। sir. बेटा सबको क्लियर है सब? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. जाके जरूर देखोगे वीडियोज आज के, जरूर सब लोग, क्योंकि तभी क्लियर होगा। रिवीजन, क्योंकि आज यही खत्म करूंगा मैं, और पढ़ क्या होगे सब? अर्ली प्रोफेज, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर स्टार्ट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडीज मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, सेंट्रियोल स्टार्ट माइग्रेटिंग, है ना, सेंट्रियोल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लिखा हुआ है। मतलब अब लेट प्रोफेज में कुछ अलग से याद करना नहीं है सर। लेट प्रोफेज में चलो लगाते चलते हैं। यह तो आपका पहला वाला पॉइंट तो चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा बेटा पहला वाला पॉइंट? मेटाफेज तक। ठीक है, कंडेंसेशन कब तक चलता रहता है? जल्दी बताओ।
मेटाफेज तक। मेटाफेज तक। लेकिन बाकी जो है ना सबको उल्टा करते जाओ। उल्टा मतलब ऐसे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्ली प्रोफेज है, अब लेट प्रोफेज का बताते जा रहा हूं, देखो कितना आसान है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपीयरिंग, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स। लेट प्रोफेज में क्या होगा? यहाँ शुरू हुआ तो वहां पे पूरी तरह से डिसअपीयर हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडीज मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपीयरिंग है ना, लेट में क्या हो जाएगा? ये सब क्या हो चुका है पूरी तरह से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी सब क्या हो चुका है? जल्दी बोलो, डिसअपीयर। न्यूक्लियोलस यहाँ पे स्टार्ट हुआ था डिसअपीयर हुआ, लेट प्रोफेज में जाते जाते क्या होगा बेटा? ये भी क्या हो चुका है? Disappear. डिसअपीयर। सेंट्रियोल स्टार्ट माइग्रेटिंग, वहां पे जाते जाते क्या हो गया? यह पूरी तरह से माइग्रेट करके पहुंच चुका है दो अपोजिट पोल पे, एक इधर एक इधर। क्लियर है? तो इसमें जहां जहां स्टार्ट लगाया है ना वहां पे जाके क्या कर देंगे? लेट प्रोफेज में क्या कर देंगे? एंड। आई बात समझ? जल्दी बोलो। Yes, है? sir. तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। आगे देखो, यहाँ पे क्या था? ये तो अब फिर स्टोरी आ गई कि एनिमल सेल इज नोन एज सेंट्रिक क्योंकि इसमें सेंट्रियोल होता है, उसको बोलते हैं असेंट्रिक क्योंकि इसमें सेंट्रियोल नहीं होता है ना। प्लांट सेल में जो आपका होता है एनास्ट्रल होता है, और एनिमल सेल में कैसा होता है? एम्फीएस्ट्रल होता है। ये सब तो टर्म्स है, ठीक है। फिर बीच बीच में आया कि एस्टर किसको बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर किसको बोलते हैं। एस्टर किसको मिला के बोला? एस्ट्रल लेज प्लस प्लस सेंट्रियोल इज कॉल्ड Centriole. एस्टर। तो कितने एस्टर बने टोटल? कितने एस्टर बने टोटल? 2। तो जल्दी बताओ। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एम्फीएस्ट्रल, एनिमल वाले में। अब क्योंकि सर प्लांट में सेंट्रियोल तो होता ही नहीं है तो एस्टर बनेगा नहीं, इसलिए प्लांट वाले को क्या बोलते हैं? सर तो जो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं तो वो एस्टरेस नहीं बना सकता है प्लांट्स में? कौन? नहीं, वो एस्ट्रल लेज स्पेशली कौन बनाएगा बेटा? सेंट्रियोल ही बनाता है। प्लांट में एस्ट्रल लेज नहीं देखा गया है, ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, नहीं देखा गया है प्लांट में एस्ट्रल लेज। चलो, तो इसलिए प्लांट वाले को बोल देते हैं एनास्ट्रल। तो देखो, तो कुछ बात आपको लग रहा है इसमें, सही बताना कि रट्टा मारने वाला है। और यह लाइन इंपॉर्टेंट है कि अर्ली प्रोफेज में क्रोमोजोम थिन थ्रेड लाइक दिखाई देगा, एक बॉल जैसा दिखाई देगा। किसका बॉल? वूल का, जो ऊन होता है उसका एक बॉल दिखाई देगा, बड़ा सा गोला दिखाई देगा। जैसे जैसे मिड प्रोफेज आता है वह गोला धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ, और जब तक लेट प्रोफेज आता है तब तक क्या हो गया बेटा? वह क्रोमोजोम जैसा दिखने लग जाता है, मतलब सब कुछ दिखने लग जाता है क्रोमोजोम का। बस क्या नहीं दिखाई देता है लेट प्रोफेज के एंड तक? एंड एंड से दिखाई नहीं देता है। जब अब एंड सभी नहीं दिखाई दे रहा है, ये एंड्स और पूरा क्रोमोजोम अब कब दिखाई देना शुरू हो जाएगा? जब ये किस फेज में एंटर कर जाएगा? मेटाफेज। मेटाफेज। ठीक है बेटा? उसके बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे डीकंडे कैसे कैसे मतलब हो रहा है, क्वाइलिंग हो रहा है, और लेट प्रोफेज में सारा कुछ दिखाई देता है, बस आपका एंड दिखाई नहीं देता है। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। और उसी का समरी यहाँ पे देख लिया। क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर। अब क्वेश्चन ए है आपसे कि कोई पूछे कि प्रोफेज में, क्वेश्चन सब ध्यान से देखना, प्रोफेज में ईच क्रोमोजोम हैव हाउ मेनी सिस्टर क्रोमैटिड्स? क्या बोलोगे? हाउ मेनी सिस्टर क्रोमैटिड्स कितने होते हैं? 2। 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। याद रखने का, सब लिख लो। अरे पक्की बात है भाई, सब का क्रोमैटिड डबल डबल हो चुका है। किस फेज में बेटा? एस फेज में। एस फेज। तो सबका डबल डबल ही दिखेगा ना, ऐसा ही क्रोमोसोम आपको दिखाई देगा प्रोफेज में। सबके पास कितने क्रोमैटिड होंगे बेटा? 2 ठीक है। तो ईच क्रोमोसोम विल हैव हाउ मेनी क्रोमैटिड्स इन प्रोफेज? जल्दी बताओ। 2 क्रोमैटिड्स इन प्रोफेज। लिख लेना ऐसा बात। ईच क्रोमोसोम विल हैव 2 chromatids. Chromosome will have 2 chromatids in prophase. अच्छा, खुद से बताओ मेटाफेज में कितना होगा बेटा? मेटाफेज में भी कितने होंगे बेटा? सेम। मेटाफेज में भी क्या होगा बेटा? सेम। एनाफेज में फिर से क्या होगा? ये बट के अलग हो जाएगा, सिंगल सिंगल हो जाएगा। आई बात समझ? जल्दी बताओ। यस सर। चलो, सबको समझ में आया बेटा? सबको? कृति पंचाल? सर एक सेंट्रोमियर पे सिर्फ पूरी क्रोमेटिड्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं क्या हो बेटा? सकते? क्या बेटा? सर सेंट्रोमियर सिर्फ पूरी क्रोमेटिड्स को ले सकता है। सेंट्रोमियर से पूरी क्रोमेटिड्स अटैच्ड होते हैं सर। ना 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 ना, बताया तो था। 4 से ज्यादा हो सकते हैं सर, मतलब। बिल्कुल हो सकते हैं, सेंट्रोमियर है ना, है ना। इससे 2 है, 2 से ज्यादा भी अटैच हो सकते हैं, लेकिन वैसे क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं अपन? पॉलीटिन क्रोमोसोम बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? पॉलीटिन क्रोमोसोम्स। लेकिन हमारे अंदर कौन सा कंडीशन दिखाई देता है? डिप्लॉयड कंडीशन। मतलब ईच सेंट्रोमियर इज गोइंग टू हैव, या ईच क्रोमोसोम इज गोइंग टू हैव हाउ मेनी क्रोमैटिड्स? 2 क्रोमैटिड्स। आई बात समझ? यस सर। हाँ,
चलो बेटा, खुशी आपको समझ में आया बेटा? खुशी, ख्याति, Yes, sir. निधि, निधि समझ में आया? Yes, sir. ऋषभ, Yes, sir. ऋषित, Yes, sir. और कौन कौन है? विश्वास, यस सर। हर्षुता, तुम्हारी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है क्या आज भी? हर्षुता, चलो कोई नहीं। विश्व पटेल, विश्वा पटेल आपको समझ में आया बेटा? Yes, sir. कार्तिका, यस सर। चलो देखो बेटा, मेरा पढ़ाने का यह हम होता है, अभी तो स्लो इसलिए लेके चल रहा हूँ, स्लो से टेंशन नहीं लेने का, कॉन्सेप्ट बनाने वाला आपका ये सारा फेज चल रहा है, कॉन्सेप्ट बनाने वाला, अभी भाग के कोई मतलब नहीं है हमें, है ना? हम धीरे धीरे करेंगे, सिलेबस तुम्हारा सबसे पहले खत्म होगा, ये भी बात है, ठीक है? बस आप एक काम करो, जो मैं पढ़ाऊँ ना सीरियसली सब रिविजन करो, कॉन्सेप्ट बनाओ, रट्टा मारोगे तो नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। यू हैव टू स्टडी अप्रोक्स 38 चैप्टर्स, है ना? यू कैन नॉट मेमोराइज एवरीथिंग, नहीं कर सकते हो आप, है ना? सो यू हैव टू बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ही आपको काम आएगा नीट एग्जाम में। तो बहुत लॉजिक सी बात है, हम अगर याद करने जाए कि लेट प्रोफेज में ऐसे करेंगे, अर्ली प्रोफेज में ऐसे करेंगे, जब मैं बता दिया कि जो जो अर्ली प्रोफेज में हो रहा है, एक केवल क्या कंडेंसेशन ऑफ जो आपका क्रोमैटिन है उसको हटा दो, वो मेटाफेज तक चलता है। बाकी जो जो हमने अर्ली प्रोफेज में शुरुआत करी बस उसको एंड कर दो, कहाँ पे जाके बेटा? लेट प्रोफेज में, है ना? तो ये सब थोड़ा कॉन्सेप्ट करके के ट्रिक भी बताऊंगा, इस चैप्टर में ट्रिक की जरूरत नहीं, जहां जहां आएगा एग्जांपल ये सब तो सब अपन शॉर्ट करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी से बनेगा, पढ़ना आपको अभी से होगा। जो यह सोच के चलेगा कि बाद में जाके पकड़ लेंगे सिलेबस को, पॉसिबल ही नहीं होगा। तीनों सब्जेक्ट में सिलेबस आगे जा रहा है, ठीक है? तो आपको उस हिसाब से चलना है, और प्रॉपर देखो, जब यहां से पढ़ के जाओ ना, अब सेम प्रोफेज आप अपने बुक को निकालना, एनसीईआरटी को आप देखोगे, एक एक लाइन हो चुका है आपका, एक एक लाइन निकालो तो बुक जरा। एनसीईआरटी है पास में? एनसीईआरटी है पास में? यस सर। खोलो तो जरा एनसीईआरटी निकालो, प्रोफेज, प्रोफेज निकालो बेटा। यस सर। चलो पढ़ो तो उसको। अच्छा एक चीज बताओ, कोई आंसर करता तो आप लोग को आवाज सुनाई देती है उसकी? नहीं ना? क्या देता है बच्चों? कोई आंसर करता है आप में से कोई, तो दूसरे को आवाज सुनाई तो नहीं देता होगा ना? सुनाई देता है। सुनाई देता है सर। देता है। तो चलो पढ़ो तो बेटा, प्रोफेज में क्या लिखा है, पढ़ो तो जल्दी से। Prophase, which is the first stage of karyokinesis of mitosis, follows the S and G2 phases of interphase. In the S and G2 phases, the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined. Prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material. The chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation. The centrosome, which had undergone duplication during S phase of interphase, now begins to begins to move towards the opposite poles of the cell. The completion of prophase can thus be marked by the following characteristics events. Chromosomal material condenses to form the compact mitotic chromosomes. Chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together at the centromere. Centrosome, which had undergone duplication during the interphase, begins to move towards the opposite poles of the cell. Each chromosome radiates out microtubules called asters. The two asters together with spindle fibers form mitotic apparatus. Cells at the end of the prophase, when viewed under the microscope, do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, and nucleolus and nuclear envelope. Sir, देखो done. बेटा, देखो सारे पॉइंट्स आ गए कि नहीं नोट्स में? जल्दी बताओ। Yes, sir. दिख रहा है बेटा सबको? जल्दी बताओ। खुशी, निधि, सबको दिख रहा है? यस एक एक पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, मैं टिक करते जा रहा था, देखो सब आपके एनसीईआरटी के लाइंस मिल जाएंगे। यही मैं बोलता हूँ कि एक बार नोट्स पढ़ लो, एनसीईआरटी देखो कुछ नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट बनाओ, समझ के जाओ सारे टॉपिक्स, ठीक है? कल अपन शुरू करेंगे मेटाफेज, ठीक है? कल मेटाफेज और एनाफेज, कल खत्म करेंगे हम लोग पूरा माइटोसिस। तो कल आपका ये खत्म हो जाएगा। कौन खत्म हो जाएगा कल? माइटोसिस। आपको इस बार का सिलेबस क्या रखना है जल्दी बताओ।
सर सेल साइकिल ये वाला चैप्टर, सेल साइकिल अप टू माइटोसिस आएगा आपका। कब तक कहाँ तक आएगा बेटा? माइटोसिस। माइटोसिस पूरा, मतलब इंटरफेज प्लस माइटोसिस। माइटोसिस। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। हाँ, तो सिलेबस सब लोग याद कर लो, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। सेल साइकिल आएगा आपका इंटरफेस प्लस माइटोसिस दोनों, ठीक है? यस सर। Yes. और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ये भी याद रखो। क्वेश्चंस सर कैसे आएंगे? एनसीईआरटी बेस्ड। हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा बेटा। एनसीईआरटी बेस्ड मतलब आप सुन लो एक बात, जब Sir, मैंने आपके notes में से भी आएंगे ना? हाँ बिल्कुल, हाँ एनसीईआरटी बेस्ड मतलब ये होता है कि अब जो भी क्वेश्चन आएंगे कहां से आएंगे बेटा? मेरे नोट से आएंगे, ठीक है? इस चैप्टर से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, सेल साइकिल से मैंने पढ़ाना शुरू किया, मतलब सेल साइकिल में क्वेश्चन कहां से आएंगे बेटा? मेरे नोट्स आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यह नोट्स पूरी तरह से किसको कवर किया हुआ है? किसको? NCERT. एनसीईआरटी को। तो आपको यह पढ़ लोगे, उसके बाद आप एक बार एनसीईआरटी खोल के देखोगे, सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है नोट्स पढ़ के आपको इसको भी जरूर पढ़ना है। किसको? किसको? एनसीईआरटी को। ठीक है बेटा, पहले नोट्स पढ़ोगे जो मैंने पढ़ा है। हाँ बोलो। सर ये बुक्स वाले नोट्स आप भेज दोगे? बुक्स वाले नोट्स मतलब समझा नहीं। सर अभी जो आप ये हैंड रिटन दिखा रही थी ना, वो हैंड रिटन। अच्छा हाँ भेजूंगा, वही मैं बोल। अब यही नोट्स ही मिलेगा आपको बेटा, ठीक है? अब आपको बुक्स वाले भी नोट मिलेंगे, जो हैंड रिटन है ना बेटा, अब यही मिलेंगे आपको, ठीक है? यस वही सर। तो, इसलिए तो मैंने पिक्चर फॉर्म में लाया है आज। ये देखो मेरे नोट्स का ही ये कॉपी है, उसको मैंने क्या किया है, फिर भी मेहनत करना होता है। सबको मैं अपने सेल फोन में लेता हूँ, सबको क्रॉप करता हूँ, मतलब एक पेज को 3 में क्रॉप कर करके तब आपको विजिबल हो रहा है, दिख रहा है। अगर एक पेज पूरा डाल दूंगा ना, नहीं दिखेगा आपको, है ना? तो इसको क्रॉप कर करके मैंने मेरे ही नोट्स किया है। हाँ बेटा। सर इस बार लेसन 8 की एग्जाम होगी। आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो। सर इस बार लेसन 8 की एग्जाम होगी। इस बार लेसन 8 की एग्जाम हाँ उसकी होगी या सिर्फ लेसन 10 की होगी? 10th मतलब, रुक जाओ थोड़ा साउंड बढ़ाने दो, साउंड कम आ रही है। एक मिनट बेटा, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाने दो। हाँ बोलो, अब बोलो। सर इस बार लेसन 8 की भी एग्जाम होगी या सिर्फ लेसन 10 की? अच्छा देखो, इसका होगा, बस यही पूछ रहा हूं ना कि किसका एग्जाम होगा, किस चैप्टर का? यस सर। बस सेल डिवीजन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ठीक है? ओके सर। ओनली 10th चैप्टर, 8th चैप्टर का नहीं होगा इस बार सेल में। लेकिन सेल साइकिल, सेल डिवीजन में कहाँ कहाँ आएगा यह याद रखो। इंटरफेज पूरा है ना, इंटरफेज प्लस कौन सा? माइटोसिस। एम फेज में तो दोनों आता है ना, एम फेज में आपका माइटोसिस भी आता है और क्या आता है? मियोसिस। तो मियोसिस नहीं करना है आपको, कहां तक करना है आपको? माइटोसिस तक। Mitosis. क्योंकि माइटोसिस कल खत्म हो जाएगा तो आपको पढ़ने का टाइम भी मिल जाएगा पूरा, है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। हाँ, और मेरे नोट से पढ़ना है सबको। क्वेश्चन अच्छे होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा, क्वेश्चन पक्का है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे होंगे जहां पे थोड़ा बहुत खर्च होए। क्या क्या? दिमाग। दिमाग। हाँ ठीक है, चलो बेटा। नोट्स आपको आज, नोट्स आप पूरे चैप्टर का ही आज आपको मिल जाएगा। वो तो पीपीटी बनाना पड़ता था इसलिए मैं नहीं भेज पाता था, नहीं तो नोट्स सब रेडी है मेरे पास। आपको पूरे चैप्टर का नोट्स आज मिल जाएगा, ठीक है? Yes, sir. सर हाँ बेटा बोलो। सर वो सेल डिफरेंशिएशन टेक्स प्लेस इन जी नोट फेज वाला समझाओ। सेल डिफरेंशिएशन टेक्स प्लेस इन जी नोट फेज। हाँ, जी नोट फेज, उसको यही याद रखना है अभी, ठीक है? जी नोट फेज पूरा चैप्टर खत्म होने दो, फिर वो बता दूंगा मैं, ठीक है? सेल आपको बस याद रखना है। कोई पूछे सेल डिफरेंशिएशन कहाँ शुरू होता है, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, पहली बार समझो। बायो में आप हर साल देखोगे, जाके यूट्यूब पे सर्च करना, हर बार आप चेक करोगे ना, नीट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे उस पे, है ना? हर साल बायो में 1-2 क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेल्स इन जी नॉट फेज। आ रही बात समझ, है ना? बहुत धाकर टीचर जो थे ना आकाश सेलर में, जो 25-25 30 साल में पढ़ा रहे थे, सब इसका आंसर क्या किया था बेटा? एग्जिट द सेल साइकिल। लेकिन इसका आंसर नीट वालों ने क्या दिया था? Suspend. सस्पेंड। तो ये सब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में आता है बेटा, ठीक है? यहाँ पे एग्जिट भी सही मान सकते हैं, सस्पेंड भी, लेकिन क्योंकि नीट वालों ने किसको सही माना बेटा? सस्पेंड को, तो हमें आंसर वही करना होगा। आ रही बात समझ? जल्दी बोलो। हाँ, तो जब भी आपको पूछे कि सेल्स मतलब सेल डिफरेंशिएशन कहाँ शुरू हुआ, किस जगह का नाम बताओगे आप? कौन सा जगह बताओगे? G not phase. ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन यह पूछा कि जीवन फेज में कौन से सेल होते हैं, तो इसमें भी कौन से सेल होते हैं बेटा? डिफरेंशिएटेड। जी नॉट में भी कौन से सेल होता है बेटा? डिफरेंशिएटेड। ठीक है, क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir.
बोलो विश्वास। सर हाँ सर तो फिर सेल डिफरेंशिएशन तो हर सेल का होता है, तो फिर सर हर सेल जीनोट फेज में तो एंटर करेगा ही ना। देखो बात क्या होता है, फिर वही उसी बात पे आ गया, तुमको अभी तो यही बता रहा था मैं कि बाद में बताऊंगा। देखो तुम जो बोल रहा है बात, देखो जिस सेल को कंटिन्यूअस डिवाइड करना है, बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। मान लो ये ऐसे है, जिस सेल को कंटिन्यूअस डिवाइड करना है, मान लो एक सेल एंटर किया एम फेज में। अब तुम्हारा कहना यह है कि सर मान लो कि यह सेल यहाँ पे आया, तुम यही पूछता है बार बार, यहाँ पे आया और यह सेल को सर डिवाइड आगे करना है ना? तो ये डिफरेंशिएट क्या G1 में जाएगा, G0 में जाएगा? अगर इसको आगे डिवाइड करना ही है बेटा, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट क्यों करेगा? पहले ये बात बताओ। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर इसको कंटिन्यूअस अगर आगे ही बढ़ना है तो यह सेल तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेगा ही नहीं। डिफरेंशिएट करना मतलब क्या होता है? सेल क्या हो जाता है? जल्दी बताओ फंक्शनल। क्या हो जाता है? जल्दी बताओ। मच्योर। Mature. अब जब तुम मच्योर हो गया है तो मैं बोलूं कि इस हाथ का लेंथ अब बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ेगा? जल्दी बताओ। नो सर। बढ़ेगा नहीं ना? तो सेल को अगर आगे डिवाइड कंटिन्यूअस करता ही जाना है तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करेगा ही नहीं हो। बात समझ में आ रही है? हाँ, डिफरेंशिएट कब करता है सेल? जब वह यहां आया, अब वह डिसाइड कर लिया कि अब आगे हमको डिवाइड नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? तब वह क्या कर लेगा बेटा? जल्दी बताओ। डिफरेंशिएशन। और तब जब इस डिसाइड कर लिया कि नहीं निकलना है, नहीं डिवाइड करना है, तो भाग के किस फेज में पहुंच गया? जल्दी बताओ। G0, है ना? वहां पे जाके डिफरेंशिएशन कर लिया। हाँ, अब फ्यूचर में मान लो जरूरत पड़ गया, इसमें जाके बैठ गया था, लेकिन फ्यूचर में जरूरत पड़ गया तो फिर बैक आ जाएगा इसमें। आई बात समझ? जल्दी बताओ। सर मींस जो सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे वो अपना फंक्शन परफॉर्म ही नहीं करेंगे। कैसे करेगा? हाँ सर वही फंक्शन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल को क्या होना होगा? डिफरेंशिएट। Differentiate. मच्योर होना होगा ना? अब एक बच्चा अभी पैदा हुआ, तुम बोलोगे कि चलो तुम IIT निकालो, निकाल देगा वो? नो सर। उसके लिए उसको मच्योर होना होगा ना? होना होगा कि नहीं? जल्दी बताओ। यस। तो वही बात है। चलो ठीक है बेटा। सर मुझे Yes, सर sir. रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए में डाउट है सर। देखो रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का डबल हो जाना। मान लो कि ये देखो, यह एक क्रोमैटिड है, मतलब एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटा? यस ठीक है। अब इसमें ये अपना डीएनए को डबल कर लिया, अपना ही जस्ट ये था पहले से, इसको कॉपी कर लिया, तो डीएनए यहाँ डबल हो गया ना? पहले एक था, अब दो हो गया कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। तो डीएनए डबल हो गया, तो अब इसको बोलेंगे रेप्लिकेशन। डीएनए डबल हो गया। चलो, अब जब ये ऐसे था, ये देखो, ये जब ऐसे था तो इसको क्या बोलते हैं अपन? सिंगल क्रोमोसोम विथ हाउ मेनी क्रोमैटिड्स? वन क्रोमेटिक। वन क्रोमैटिड। अब ऐसे ही बोल सकते हैं क्या? सिंगल क्रोमोसोम विथ वन डीएनए मॉलिक्यूल बोल सकते हैं? यस सर। क्योंकि मैंने क्या बोला? वन क्रोमैटिड मतलब वन डीएनए वन मॉलिक्यूल, डीएनए है ना? तो अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या? सिंगल क्रोमोसोम विथ वन डीएनए मॉलिक्यूल? जल्दी बताओ। बोल सकते यस। हैं? लेकिन जब डीएनए डबल हो गया तब ऐसा कंडीशन हो गया, तो अब क्या बोलेंगे? दो क्रोमोसोम तो बोलेंगे नहीं बेटा, क्या बोलेंगे? सिंगल क्रोमोसोम हैविंग टू डीएनए मॉलिक्यूल बोलेंगे ना? यस सर। तो देखो, तो कहानी कहां चेंज हो गई? डीएनए तो डबल हुआ, क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ ना? यस सर। क्रोमोसोम तो सिंगल है अभी, लेकिन Yes. फर्क क्या आ गया? फर्क क्या आ गया? डीएनए डबल हुआ, तो डबल हुआ इसलिए क्या टर्म यूज किया हमने? रेप्लिकेशन, Replication. है ना? लेकिन क्रोमोसोम अभी भी सिंगल है, बस उसमें डीएनए डबल हो गया, तो इसलिए इसको रेप्लिकेशन नहीं बोल के क्या बोलते हैं? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब डीएनए डबल हो गया इस क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम तो अभी भी सिंगल है। अगर क्रोमोसोम भी डबल हो गया रहता तो उसके लिए भी क्या टर्म यूज करते हैं अपन? रेप्लिकेशन। आई बात समझ? जल्दी बताओ। Yes sir. सर अभी जो सर सेल ऑर्गेनेल्स तो डबल होते ना सर, सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन परफॉर्म करने के लिए? क्या? सर अभी सारे सेल ऑर्गेनेल्स डबल होते हैं ना सर, सेल हाँ, हाँ। डिवीजन परफॉर्म करने के लिए? हाँ, सर हाँ, तो हाँ। उसमें डुप्लीकेशन क्यों यूज करते हैं सर? क्योंकि मतलब अरे डुप्लीकेशन मतलब देखिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज नहीं। कैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे इंक्रीज होगा? सर नो नो सर, मैं ऐसे बोल रही हूँ सर कि मतलब डुप्लीकेशन मतलब नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, हाँ, तो सर अभी सेल ऑर्गेनेल्स तो डबल हो रहे हैं, तो उसमें रेप्लिकेशन यूज करना चाहिए ना? अरे वो जरूरी थोड़ी है, तो वहां पे क्या बोलते हैं? डुप्लीकेशन ऑफ। डुप्लीकेशन मतलब क्या? रेप्लिकेशन टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं मेनली? किसके लिए यूज होता है रेप्लिकेशन टर्म? डीएनए। अब देखो, डुप्लीकेशन मतलब क्या? सब चीज अपना अपना कॉपी, खुद का कॉपी हो रहा है। यहाँ डीएनए है ना, डीएनए का खुद का कॉपी हो गया ना? जल्दी बताओ। यस सर। डीएनए का खुद का कॉपी हुआ, ठीक है। नंबर हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्यों बढ़ा रहे हैं? इसको इक्वल इक्वल सेल में बांट देंगे। तो डुप्लीकेशन टर्म रेप्लिकेशन टर्म में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करना है, हमें यह समझना है रेप्लिकेशन वर्ड किसके लिए कैटेगरी यूज किया जाता है? किसके लिए? डीएनए के लिए, है ना? यहाँ पे हम अगर बोल देंगे ना रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोलना होगा हमें? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि अगर हम
रेप्लिकेशन बोल दे डीएनए का भी, रेप्लिकेशन बोल दे क्रोमोजोम का भी, तो डबल डबल अमाउंट दिखाना होगा आपको। यहाँ पे क्रोमोजोम का नंबर नहीं बढ़ा है, इसलिए हमने एक अलग टर्म यूज किया, इसके लिए क्या, डुप्लीकेशन, है ना। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपन को बस समझना है रेप्लिकेशन टर्म किसके लिए यूज करते हैं अपन, जल्दी बताओ। डीएनए के लिए। डीएनए का जब मल्टीपल कॉपी बन जाता है उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, इसलिए हमने इसका रेप्लिकेशन। क्रोमोजोम या ऑर्गेनल, उन सब में अमाउंट डबलिंग हो रहा है या डबलिंग होगा, तो उसके लिए क्या यूज कर लिया हमने, कौन सा टर्म, Duplication. डुप्लीकेशन। ठीक है बेटा, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ Thank you, sir. Bye, sir. वेलकम, बाय बाय। सर जीनोम मतलब? G1। नो जीनो- सर, जीनोम। अच्छा जीनोम, अरे जीनोम मतलब डीएनए बेटा, जेनेटिक मटेरियल। किसकी बात हो रही है, जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। ओके सर। ठीक है, यस सर। हाँ बेटा चलो ठीक है।